हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर आ गया है इंडियन इकोनॉमी का। क्या नाम है चैप्टर का? रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप एक बार उसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको मैं कि इस चैप्टर के अंदर आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ हम इसमें देखेंगे। पहला है रूरल डेवलपमेंट, इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि रूरल डेवलपमेंट एक्चुअल में ग्रामीण विकास होता क्या है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की जाती है। क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज, उसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण और विपणन किस प्रकार से दिया जाता है, क्रेडिट कौन देता है। फिर रूरल बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण बैंकिंग जिसको कहते हैं। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि कृषि बाजार प्रणाली कहा जाता है। कुछ चीज़ें हिंदी में पढ़ने से बिल्कुल आसान हो जाती हैं, तो आप लोग थोड़ा इस साइड भी देख लिया कीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जो कि वैकल्पिक विपणन चैनल, ये उत्पादक गतिविधियों में विविधीकरण, और ये था अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, जो कि वैकल्पिक विपणन चैनल्स के बारे में देखेंगे। और उसके बाद आगे चलेंगे एनिमल हस्बेंड्री, जिसको कि क्या कहा जाता है, पशुपालन। फिशरीज, हॉर्टिकल्चर और बागवानी कहा जाता है, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, सतत विकास और जैविक खेती। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेवल 1 क्वेश्चन, लेवल 2 क्वेश्चन एंड लेवल 3 क्वेश्चंस, जो कि आप हर बार करते हैं और अच्छे से आपको सारी चीजें कवर करवाई जाती हैं। ओके, चलिए, ये तो था हमारा ओवरव्यू की चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो अब हम हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। 15th चैप्टर को शुरू करने से पहले आप एक बार फटाफट से जो भी आज तक 14 लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़ा है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट से कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, सेकंड चैप्टर कौन सा था, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग याद कर लीजिए, ताकि इससे क्या है, एक रिवीजन हो जाएगी आपकी। क्योंकि मैं आपको हर लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार रिवीजन जरूर करवा देता हूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको चीज़ें याद आ जाए। तो पहले से शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट लेक्चर कौन सा था? विलेज पालमपुर वाला। सभी को याद होगा विलेज पालमपुर। अब पालमपुर गांव के बारे में आपने सब कुछ पढ़ा, अच्छे से आपको याद है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से याद है, इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था, अगर इस विलेज के बारे में सब कुछ पता है, तो ये क्या है, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, गांव पालमपुर की कहानी। गांव पालमपुर की कहानी, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। और आज का चैप्टर का क्या नाम है? ग्रामीण विकास। तो आप देख सकते हो कि आज जो है रूरल डेवलपमेंट है, और ये विलेज के बारे में सारी चीजें आप पढ़ चुकी हो। जो विलेज में देखा है आपने, जो विलेज एरियाज में देखा है, उसको क्या बोलते हैं? विलेज को रूरल एरियाज, विलेजेस को कहा जाता है। तो उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज देखी थी, उसमें किस तरह से विकास किया जा सकता है और किस तरह से उसमें विकास होता है, एक्चुअल में ऑन ग्राउंड काम कैसे होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो है, सरकार ने कौन कौन सी स्कीम्स चला रखी हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ी जाएंगी। हम भारत के लोग हैं, हमें पता है कि भारत के अंदर जो इकोनॉमी की बैकबोन है, एक हिसाब से जो इकोनॉमी रन हो रही है, वो कहाँ से हो रही है? वो हमारे विलेजेस से हो रही है। अगर विलेजेस से खाना नहीं आएगा, दूध नहीं आएगा, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। आप अगर कह दो कि सर जो है इंडस्ट्री से हमारा देश आगे चल रहा है, तो भाई आप लोग क्या कारें खा लेंगे? आप कार्स खाएंगे, टायर्स खाएंगे। और कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए भी जो माइनिंग हो रही है, जो सारे काम चल रहे, एक्टिविटीज चल रही है, वो कहीं ना कहीं ऑन द एक किसी न किसी एक विलेज में चल रहे हैं सारे काम। सिटीज के अंदर ये काम नहीं चल रहे हैं। जो रॉ मटेरियल है, आपको मैंने बताया अच्छे से कि रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर के लिए कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर से। याद होगा आपको कि प्राइमरी सेक्टर का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, या फिर प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से मिलता है? गांव से मिलता है। तो अगर गांव में डेवलपमेंट नहीं आई, तो पूरा देश डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए गांव को डेवलप करना जरूरी है। अगर आप देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, देश में आर्थिक वृद्धि करना चाहते हैं, आर्थिक विकास करना चाहते हैं, तो यहाँ पर विलेज पालमपुर की कहानी आपको याद है, तो उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आप सबके लिए। दूसरा हमने क्या देखा था? पीपल एज ए रिसोर्सेज या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हमारा सेकंड चैप्टर था।
थर्ड चैप्टर था कौन सा, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, कि गरीबी किस तरह से एक चैलेंज के रूप में है, एक चुनौती के रूप में है भारत के लिए। उसके बाद देखा था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये पहले ही 4 चैप्टर जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी से आपको कवर करवाए गए हैं। तो अच्छे से याद होगा, बार-बार चीज़ें रिवाइज़ करवा रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था डेवलपमेंट, विकास। विकास क्या होता है? भारत में विकास की क्या डेफिनेशन है? किस तरह से जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ी थी, आपको याद होंगी। आफ्टर दैट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी में कौन-कौन से सेक्टर्स हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कौन-कौन से क्षेत्र हैं? वो सारे पढ़े थे हमने। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये सारी चीज़ें अच्छे से आप लोग देख के आए हैं पिछले लेक्चर्स में। उसके बाद नेक्स्ट कौन-सा देखा था? मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एवं साख। याद होगा थोड़ा बहुत इसमें क्या करवाया आपको, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको याद होगा। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है? कौन-कौन सा बुरे प्रभाव हैं, कौन-कौन से पॉजिटिव जो हैं प्रभाव हैं, मतलब कौन-कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो सारे आपने इसमें इसके अंदर देखे थे। उसके बाद देखा था कंज्यूमर राइट्स। आफ्टर दैट इंडियन इकोनॉमी 1947 से पहले, बिफोर 1947 इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। उसके बाद 1950 से लेके 99 तक इंडियन इकोनॉमी का रूप देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच में कैसी थी। उसके बाद क्या देखा, 1991 के अंदर जो एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए थे, नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी, उसके आने के बाद कौन-कौन से इफ़ेक्ट हुए, कौन-कौन से अफ़ेक्ट हुए। तो ये सारी चीज़ें, अफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट पता होगा कि बुरे प्रभाव और अच्छे प्रभाव कौन-कौन से हुए, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आप लोग कवर कर चुके हैं। तो ये जो है 10th क्लास की एनसीईआरटी है, 5 टू 9 चैप्टर तक, और 10 के बाद आगे जितने भी अभी चल रहे हैं ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है। इसके बाद आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी 1 और 12th क्लास की एनसीईआरटी 2 दोनों करवाई जाएंगी। और कई बार स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है कि सर आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करवा रहे हो या फिर न्यू एनसीईआरटी फॉलो करवा रहे हो। तो स्टूडेंट, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटीज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एनसीईआरटी सेम है, कुछ जो है आंकड़ों का फर्क होता है और कुछ छोटी मोटी और चीज़ें हैं। तो जो हमें ओल्ड एनसीईआरटी से ज़रूरत थी वो मैंने ओल्ड एनसीईआरटी से उठा ली है, और जो नई एनसीईआरटी से ज़रूरत थी वो हम लोगों ने नई एनसीईआरटी से उठाई है। तो आपको ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों का निचोड़ मिल रहा है यहाँ पर, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पीडीएफ या फिर ये फाइल्स पढ़ने के बाद या फिर ये लेक्चर्स देखने के बाद आपको किसी भी चीज़ में कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं होगी, डोंट वरी। तो यहाँ तक आपने एलपीजी रिफॉर्म्स तक सारी चीज़ें देख ली थी अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमने किया था वो क्या था, पॉवर्टी, कि गरीबी क्या है, गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। यहाँ पे देखा था पॉवर्टी एज ए चैलेंज 9th क्लास में। अब 11th क्लास में पॉवर्टी के बारे में दोबारा से पढ़ा। तो मतलब इस क्लास में कुछ कुछ और तरीके से पढ़ा था थर्ड चैप्टर को। अब यहाँ पर पॉवर्टी किसी और तरीके से नए आयाम से आपको समझाई गई थी और आपको चीज़ें अच्छे से समझ भी आ गई हैं। आपके कमेंट से पता चल रहा है, आपके जो फीडबैक्स आप लोग हमें दे रहे हो, उससे पता चल रहा है कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं। भाई अगर किसी एक स्टूडेंट को नहीं भी समझ आ रही, कोई ऐसा 100 में से 1 बच्चा हो सकता है जिसको समझ ना आए, तो भाई वो अपनी रिविज़न्स बढ़ा दो। कई बार क्या होता है कि हमारी साइड पे कोई कमी हो सकती है, कई बार क्या होता है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं 100 बच्चों को, 100 में से 99 बच्चों को समझ आ रहा है और एक बच्चे को नहीं आ रहा, तो भाई ये जो एक बच्चा है इसमें क्या हो सकता है कि रिवीजन की कमी हो सकती है या फिर ये अपने एफर्ट्स नहीं कर रहा। हाँ, अगर 100 को पढ़ा रहे हैं, 20 को समझ आ रहा है, 80 को समझ नहीं आ रहा, फिर कहीं न कहीं कमी हमारे में हो सकती है, हमारे कंटेंट में हो सकती है। लेकिन आपको पता चल गया है कि जो कंटेंट हम लोग बेस्ट दे रहे हैं, बाकी सबको समझ आ रहा है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको रिवीजन बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको जो है स्टडी के आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपको मेहनत और ज़्यादा फ़ास्ट करनी चाहिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ताकि आपको भी चीज़ें समझ में आएँ, आप भी मतलब चीज़ों के साथ चल सकें, आप भी हमारे साथ चल सकें। तो आज हमारा चैप्टर कौन-सा है? उससे उसके बाद हमने जो है पॉवर्टी देखा था, आफ्टर दैट हमने क्या देखा था? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि मानव पूंजी निर्माण, ये देखा था हमने लास्ट 14th। और आज हमारा 15th चैप्टर है, क्या है? ग्रामीण विकास। अब हम अपना चैप्टर जो है शुरू करते हैं। पीछे वाला आप लोगों ने 5 या 7 मिनट में या 10 मिनट में पूरी चीज़ें रिवाइज़ कर ली कि आपने आज तक जो है एक-एक लेक्चर के अंदर एक-एक चैप्टर में क्या पढ़ा है। इससे क्या इकोनॉमी की एक सीरीज़ आपको जो है याद हो जाती है कि ठीक है, इस तरह से आप चीज़ें याद करते चले जाएँगे तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो लास्ट तक पहुँचते-पहुँचते आप भूल जाओगे। सब चीज़ें याद रहेंगी आपकी। क्योंकि जब आप एक चीज़ याद करते हो तो एक चीज़ से आपको दूसरी चीज़ याद आती है। चैप्टर के नाम याद आ गए तो चैप्टर में क्या पढ़ा था, लेक्चर में क्या देखा था, वो कहीं न कहीं याद आने लग जाता है, अगर ध्यान से सुना है तो। अगर ध्यान से सुना ही नहीं है लेक्चर को, देखा ही नहीं है, तो फिर भाई मैं तो बोलता जाऊँगा, आप सुनते जाएँगे और भूलते जाएँगे।
अब देखिए रूरल डेवलपमेंट है क्या? ग्रामीण विकास। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए कि ग्रामीण विकास क्या है, तो भाई गांव-गांव का विकास क्या कहलाता है? ग्रामीण विकास। एग्जामिनर आपसे पूछे कि व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास क्या है या ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि गांव गांव का विकास ग्रामीण विकास कहलाता है, ऐसा नहीं कह सकते। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें पढ़नी पड़ेंगी। एक कहानी है स्टूडेंट्स, थोड़ी सी 1-2 मिनट लूंगा मैं, आप सुन लीजिए। इंटरव्यू के अंदर आईएएस का इंटरव्यू था। इंटरव्यू में एक कैंडिडेट बैठा, तो उस कैंडिडेट से, जो कैंडिडेट था वो मैकेनिकल इंजीनियर था। मैकेनिकल इंजीनियर था कैंडिडेट, जो है इंटरव्यू में बैठा था वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था। तो उसको पूछा जो इंटरव्यूअर ने कि आर यू मैकेनिकल इंजीनियर, तो उसने कहा यस, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। भाई मैकेनिकल इंजीनियर से अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन, तो उसको उस हिसाब से आंसर देना चाहिए। बट जो ये इंजीनियर था, इसने क्या आंसर दिया? इन पेट्रोल इंजन वी यूज पेट्रोल एज ए फ्यूल एंड इन डीजल इंजन वी यूज ए डीजल एज ए फ्यूल। बस। तो इंटरव्यूअर हंस पड़ा कि ये आपने आंसर दिया, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर, तो उसने कहा यस। यहाँ तक तो बात ठीक थी, उसके बाद वो बच्चा हंस पड़ा, वो जो कैंडिडेट था उसने हंस दिया, तो उसके बाद उसका जो है काम खराब हो गया। आप स्माइल कर सकते थे, लेकिन एज ए मैकेनिकल इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस नहीं कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल यूज हो रहा है और डीजल इंजन में डीजल यूज हो रहा है। अगर वो आपसे कुछ पूछना चाह रहा है तो आप उसको अच्छे से, मतलब एज ए कुछ तो बताइए, 2-4 पॉइंट्स जो वो पूछना चाह रहा है। तभी तो वो आपकी स्किल्स देखना चाहता है कि आप कितने शातिर हैं, कितनी चीजें आप याद रखते हैं, किस तरह से आप जो है हाजिर जवाबी हैं। तो इंटरव्यू की बात अलग है, लेकिन अगर मेंस में पूछेगा तो मेंस में ना आप मुस्कुरा पाएंगे ना हंस पाएंगे। मेंस में तो भाई उसने पूछा है एग्जामिनर ने, और आपको बताना पड़ेगा। तो चीजों को थोड़ा सा सीरियस होके सोच समझ के आंसर दीजिए। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर उसको पेट्रोल और डीजल इंजन को इलेबोरेट करना था कि पेट्रोल इंजन में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, कैसे जो है फ्यूल बर्न होता है, और डीजल इंजन में कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है और किस तरह से डीजल बर्न होता है। तो वो सारी चीजें उसको इंटरव्यू में बतानी थी, बट उसने वो नहीं बता पाया और इंटरव्यू में फेल हो गया। तो ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, तो ये डेफिनेशन मत दे के आ जाना कि गांव गांव का विकास जो है ग्रामीण विकास कहलाता है या रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। तो चलिए रूरल डेवलपमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं। रूरल डेवलपमेंट इज ए कंप्रेहेसिव टर्म। तो यह एक व्यापक शब्द है भाई। देखो, ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण विकास से ये नहीं है कि गांव का विकास, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ये पूरा चैप्टर ही जो है इसका आंसर होगा, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। तो उसका जो है पूरा चैप्टर ही उसका आंसर होगा। तो आपको ध्यान से इस चैप्टर को समझना है, सुनना है और समझना है। It essentially focus on action for the development of area that are lagging behind in overall development of the village economy। तो भी इसका क्या मतलब है कि यह अनिवार्य रूप से उस क्षेत्र के विकास के लिए कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करता है जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में पिछड़ रहे हैं। कि गांव के अंदर अगर दो कोई चीजें चल रही हैं, एक चीज तो सही चल रही है और एक चीज पिछड़ रही है, तो उसके ऊपर ध्यान देना क्या कहलाता है? रूरल डेवलपमेंट। Real progress of India is possible only when rural areas and rural people are developed so that overall growth of India could be achieved। भाई भारत की जो है रियल प्रोग्रेस क्या कहलाएगी? जब भारत के गांव के लोग जो है तरक्की करेंगे, ग्रोथ करेंगे, तभी जो है एक्चुअल में ग्रोथ मानी जाएगी, तभी एक्चुअल में डेवलपमेंट मानी जाएगी। Some of the areas which are challenging and need fresh initiative for development in rural areas। तो भाई कुछ ऐसे एरियाज अभी मार्क किए हैं, लेटेस्ट जो है अभी चल रहे हैं कि इन एरियाज में विकास की जरूरत है। 1947 के अंदर गांव के विकास की कुछ और जरूरत थी। 1950 टू 60s गांव के विकास की कुछ और जरूरत थी। 1970 टू 80s गांव के विकास की कुछ और जरूरत थी। अब जो लेटेस्ट जरूरतें हैं वो कौन कौन सी है, हमें वो देखनी है। और आज तक कौन कौन सी जो है चीजें गांव के विकास के लिए की गई, कौन कौन सी डेवलपमेंट आज तक की गई हैं, वो यहाँ पर हम सारी एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। भाई गांव की तरक्की तभी मानी जाएगी जब गांव का एक एक आदमी जो है तरक्की करेगा, तभी गांव की तरक्की मानी जाएगी। और जब एक एक गांव गांव का आदमी तरक्की करेगा तो एक एक गांव तरक्की करेगा। जब सभी गांव तरक्की करेंगे तो शहर तरक्की करेंगे, और जब सारी सिटीज तरक्की करेंगी तो भारत कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाएगा, ग्रोथ की तरफ बढ़ जाएगा। तो पहला पॉइंट देखिए,
प्रॉपर अटेंशन टू फीमेल लिटरेसी। तो भाई प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए फीमेल लिटरेसी में। कहीं ना कहीं हमारी जो फीमेल्स हैं वो लिटरेसी में पिछड़ रही हैं, वो साक्षरता में पिछड़ रही हैं। दूसरा, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। गांव में सबके लिए एजुकेशन का इंतजाम करना पड़ेगा और स्किल डेवलपमेंट का, कि चलो ठीक है 10th तक पढ़ाई कर ली, उसके बाद कुछ ना कुछ अगर स्किल होगी तो जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी, अदरवाइज 10th किए हुए फिर बंदे बहुत मिल जाएंगे। तो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट जो है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज फॉर द फिजिकल ग्रोथ। भाई अगर शारीरिक बल से कोई काम करना है तो उसके लिए बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब आपको अगर थोड़ी सी चीजें याद आ जाएं, अगर आपको पिछला लेक्चर अगर आपने ध्यान से सुना हुआ है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन HCF, ध्यान होगा, मानव पूंजी निर्माण, तो उसमें भी तो ये सारी चीजें दी गई थी मानव पूंजी निर्माण में। एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज और जो स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें वहां पर भी ध्यान दिया गया था। तो अब क्या समझे आप लोग कि गांव के अंदर गांव का विकास तभी होगा जब गांव के मनुष्य का, गांव के अंदर जो रह रहे लोगों का विकास होगा। तो वो लोगों का विकास क्या कहलाता है, जो है मानव कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप एक एक करके करते जा रहे हो तो आपको जो है आसानी रहेगी चीजों को समझने में। तो जिस पैटर्न में मैं करवा रहा हूं, आप कोशिश कीजिए कि चैप्टर्स को उसी पैटर्न में कवर करने की, ना कि किसी और XYZ बुक के हिसाब से अपने चैप्टर्स को आगे पीछे करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप लोग हमसे PDF परचेज करेंगे, ये जो पूरे NCERT की, इंडियन इकोनॉमी की, तो उसमें आपको सारे चैप्टर जो है सीक्वेंस वाइज ही मिलेंगे, एक ही PDF, कंबाइंड PDF मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। लैंड रिफॉर्म्स, आप लोग समझ गए कि लैंड रिफॉर्म से क्या मतलब है। लैंड रिफॉर्म से ये मतलब है कि जब आजाद हुए थे उस टाइम पे क्या था कि 100 एकड़ किसी एक मनुष्य के पास, किसी एक आदमी के पास होंगे। और आजादी के बाद क्या कर दिया गया कि लैंड सीलिंग लगा दी गई, कि भूमि रखने की एक ऊपरी सीमा होगी, एक सीमा से ज्यादा कोई एक आदमी अपने पास जो है भूमि नहीं रख सकता। जैसे कि 100 एकड़ नहीं, उसमें जो है एक कोई एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि किसी एक आदमी, मतलब कि किसान के पास, कोई एक किसान है 1947 से 1950 तक, कोई एक किसान है जिसके पास 1000 एकड़ जमीन है, तो लैंड सीलिंग आ गया। इस हिसाब से क्या था, लैंड सीलिंग से ऊपरी सीमा है कि इससे ज्यादा जो है एक आदमी के पास भूमि का टुकड़ा नहीं हो सकता। मतलब क्या रख दिया गया कि एक मनुष्य के पास 100 एकड़ से ज्यादा नहीं होगा। अब इनके परिवार में थे 5 मेंबर, तो इनके पास कितनी बच गई, 500 एकड़। बाकी 500 एकड़ सरकार ने एक्वायर कर ली। एक्वायर करके क्या कर दिया, गरीबों में जो खेती करना चाहते थे उनमें बांट दी। तो इस तरह से लैंड सीलिंग लाई गई, जिसको कि लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं। और आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं लैंड रिफॉर्म्स, तो मैं सारा नहीं बताऊंगा, आपको अच्छे से पता है। एक वर्ड लिख दिया लैंड रिफॉर्म्स, मतलब जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो सारा अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको कोशिश करता हूँ कि बता दूं। अदरवाइज अगर एक एक पॉइंट का पूरा पूरा मतलब बताने लग गया तो आपको पता है कि एक एक चीज से पूरा पूरा चैप्टर करके आए हम लोग पीछे। पूरा का पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर ही एक एक चीज पे निकल गया। जैसे मानव पूंजी निर्माण, गरीबी के ऊपर पूरा का पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर है। तो यहाँ पर जैसे लैंड रिफॉर्म्स, पिछले लेक्चर में 20 से 25 मिनट लगाकर मैंने अच्छे से समझाया था। अब आपको चीजें याद रखनी है, कम से कम याद कर लो, फायदे में रहोगे। एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। जो भाई प्रोडक्टिव सोर्सेज हैं लोकेलिटी में, उनकी डेवलपमेंट पे ध्यान देना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, marketing, transport facilities including the constructions of the village roads and feeder roads to the nearby highway, facilities for the agriculture research and extension and information dissemination। अब इसमें देखिए क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना गांव में। और गांव में कौन सा इंडस्ट्री लेके आनी है, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है भाई, गांव में खेती बाड़ी होती है। अब किसान वहां पे जो है ट्रैक्टर से अपनी उपज लेके जाते, कहाँ पर लेके जाएंगे, मंडी के अंदर। मंडी में लेके जा रहे तो उनको क्या जरूरत है, उनको रोड की जरूरत है। अब इरिगेशन, अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी उनके पास होनी चाहिए। अगर पास में कोई नहर है तो नहर से सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो भाई अगर कुएं से हो रही है या फिर ये जो ट्यूबवेल वगैरह से होती है इरिगेशन, तो जो भी फैसिलिटीज है सरकार को प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगर ट्यूबवेल से हो रही है तो सरकार को इलेक्ट्रिसिटी गांव में प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है बेसिक नेसेसिटीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो सारी जो है इसके अंदर आ जाती हैं, और वो सारी चीजें प्रोवाइड करवानी चाहिए रूरल डेवलपमेंट के अंदर।
उसके अलावा एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड उसके अंदर एक्सटेंशन किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। After that, special measures for the elevation of poverty and bringing about significant improvement in the living condition of the weaker section of population, emphasizing access to productive employment opportunities। तो भाई गांव में जो गरीब तबका है, जिनके पास भूमि नहीं है, जो लैंडलेस पीपल हैं, या जो लेबर क्लास है, उनके लिए, या जो गरीब तबका है, गरीब परिवार के लोग हैं, उनके लिए सरकार को पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पॉलिसीज चलानी चाहिए, या फिर जो है उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट उन तक पहुंच सके। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को जो है करनी चाहिए। आगे देखिए, और ये सारी चीजें रूरल डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट देखिए, all this means that people engaged in farm and non-farm activities in rural areas have to be provided with various means that help them increase their productivity। इसका क्या मतलब है कि भाई जितने भी लोग गांव के अंदर, चाहे वो फार्म एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं या फिर एंगेज्ड नहीं है, तो सबको जो है हेल्प करनी चाहिए, अलग अलग तरह की, जैसी उनको चाहिए कि उनका जो भी काम है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ के आ सके। They also need to be given opportunities to diversify into various non-farm productive activities such as food processing, enabling them better and more affordable access to healthcare, sanitation facilities at workplace and homes, and education for all would also need to be given top priority for rapid and rural development. Inadequate infrastructure, lack of alternate employment opportunities in industry or services sector, increasing casualization of employment etc. further impede rural development। तो भाई इसके अंदर क्या लिखा गया है? इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि जो गांव के लोग हैं, द रूरल पीपल, इनको भाई एजुकेशन देनी चाहिए, जो बेसिक एजुकेशन जो इनको जरूरत है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज जो इनको जरूरत है, पीने के लिए साफ पानी, या फिर ये गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ खेत में काम करने से तो नहीं मतलब कि डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते, उनके लिए अल्टरनेट इनके लिए एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खोजने। तो ये सब चीजें अगर हो जाएंगी तो रूरल डेवलपमेंट एक्चुअल में जो है हो जाएगी। तो ये सब चीजें ही इसके अंदर लिखी गई हैं। आप लोग एक बार रैपिड रूरल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि ये सारी प्रायोरिटीज पे रखी जाएगी, तो उसको क्या कहा जाता है? रैपिड रूरल डेवलपमेंट। तो ये पूरा एक बार आप लोग जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट या छात्र छात्राएं, ये पैराग्राफ जरूर पढ़, ये पैराग्राफ नहीं है, पूरी पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, यही सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। उसके बाद देखिए, क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। भाई एक किसान है, उसके पास 20 एकड़ जमीन है, अब वो हल से खेती कर रहा है, हल से या फिर बैल से वो खेती कर रहा है, या तो हाथ का हल जो किसान चलाता है, खुद खींचता है किसान, या फिर वो बैल के द्वारा खींचता है, उससे खेती कर रहा है। अगर इस किसान को लोन मिल जाए और लोन से ये ट्रैक्टर ले ले, तो ट्रैक्टर लेने से क्या हो जाएगा? ये जो फार्म इक्विपमेंट्स है उसका यूज कर पाएगा और जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा पाएगा। तो इसलिए अगर इसको ये लोन कौन प्रोवाइड कराएगा? ये सरकार प्रोवाइड करवाएगी। तो किस मेथड से? वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण और विपणन किस प्रकार कौन देता है, और किस प्रकार ऋण और विपणन का विस्तार करके इसका एरिया बढ़ा के जो है रूरल डेवलपमेंट हासिल की जा सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट, ऋण। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण कौन देता है, किस प्रकार दिया जाता है, ये सारी चीजें इस पैराग्राफ के अंदर आप लोग जो है देखेंगे। The growth of the rural economy depend primarily on the infusion of capital from time to time, relies higher productivity in agriculture and non-agriculture sectors। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास मुख्य रूप से कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में उच्च उत्पादकता हासिल करने से समय समय पर पूंजी के प्रवाह पर निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से पहले बता चुका हूं कि भाई क्या होगा अगर वो हल से खेती करेगा या फिर वो बैल से खेती करेगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, अगर वो ट्रैक्टर से खेती करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस वजह से इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। एज द टाइम ऑफ gestation between crop sowing and the realization of income after production is quite long, farmer borrow from various sources to meet their initial investment in seeds, fertilizers, implements and other
फैमिली एक्सपेंसेस लाइक मैरिज, डेथ, रीजन सेरेमनीज एटसेट्रा। अब अगर आप लोगों में से कोई भी गांव के परिवार से, एक किसान परिवार से संबंधित है, तो ये चीज उसके लिए बिल्कुल कॉमन है। और अगर कोई गांव से संबंधित नहीं है, कोई किसान परिवार से संबंधित नहीं है, तो उसको समझ नहीं आएगा। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्या होता है कि जब वीट उगाए जाते हैं, वीट को जब बोया जाता है, तो उस टाइम पे वीट को उगाने से लेकर उसको बोया गया और उसके बाद उसके पकने तक, मतलब उसको काट के मंडी में ले जाने तक, इसके बीच में नियर अबाउट 4 महीनों का टाइम लगता है। और इसको वीट को बो दिया, पहले इसको बोने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, पहला खर्चा। दूसरा खर्चा, इसको भाई इरिगेशन प्रोवाइड करानी है, पानी लगाना पड़ेगा। तीसरा खर्चा, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन्स या फिर जो भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं इसके अंदर, उन सब का खर्चा। और इन 4 महीनों के बीच में अगर कोई घर पे कोई फंक्शन है, काम है, या जो डेली के खर्चे हैं, उन सब के लिए भी पैसा चाहिए। तो किसानों के पास पैसा कब आएगा? जब उसकी फसल मंडी में जाएगी, उसके बाद ही पैसा आएगा। तो बीच के ये 4 महीने या जो ये खर्चे, ये कैसे निकलेंगे? तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए किसानों को क्या करना पड़ता है? ऋण लेना पड़ता है, क्रेडिट लेना पड़ता है कहीं ना कहीं से। तो वो क्रेडिट कहाँ से लेंगे? वो अगर सरकार प्रोवाइड करवाएगी तो अच्छी चीज है, अच्छी बात है। अदरवाइज वो प्राइवेट मनी लेंडर से लेंगे, तो उनका जो है, प्राइवेट मनी लेंडर आपको पता है क्या होगा? अपने हिसाब से उनको ऋण देगा, अपने हिसाब से इंटरेस्ट वसूल करेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग पीछे पड़ के आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, गांव की तरक्की के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव के विकास के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बैंक का नाम ही है नाबार्ड। कई बार एग्जामिनर इतना तेज है, वो सीधा आपसे क्या पूछता है कि नाबार्ड इज रिलेटेड टू, बस नाबार्ड लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा होगा, इतना ही होगा कि नाबार्ड इज रिलेटेड टू। तो उसमें लिखा होगा रूरल डेवलपमेंट या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एक भी लिखा हो सकता है, दोनों भी लिखे हो सकते हैं। और वो ये भी लिख सकता है कि अर्बन डेवलपमेंट, तो अर्बन डेवलपमेंट से नाबार्ड का कोई लेना देना नहीं। इसका जो लेना देना है एग्रीकल्चर से एंड रूरल डेवलपमेंट से, जो इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, एज एन अपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। भाई एक अपेक्स बॉडी है, ये काम करती है किस लिए? जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी फाइनेंसिंग कर रहे हैं रूरल एक्टिविटीज को, या रूरल जो भी काम चल रहे हैं उसको फाइनेंस कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो नाबार्ड उसका देख रेख करता है। और नाबार्ड खुद भी जो है लोन प्रोवाइड करता है। The institutional structure of rural banking today consists of set of multi-agency institutions। तो भाई आज जो है, आज के टाइम में रूरल बैंकिंग के अंदर काफी तरह से जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है, काफी तरह से जो है पैसा पूल किया जाता है गाँवों में। किस किस तरह से? कमर्शियल बैंक से लोन मिल जाता है, रीजनल रूरल बैंक्स जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोन देते हैं, कोऑपरेटिव से लोन मिल जाता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, उनसे लोन मिल जाता है। तो ये सभी जो है क्रेडिट, किसानों को क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आजकल किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आ रही है। तो ये सारी चीजें आगे आप लोगों को मैं करवाऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सारी यहाँ पर लिखी हुई है, लाइन टू लाइन करवा रहा हूँ, ताकि किसी स्टूडेंट को ये ना लगे कि सर ने लाइन टू लाइन नहीं करवाया। हालांकि इस पूरे पैराग्राफ का मैं आपको जीस्ट बता के आगे चला जाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन उसमें फायदा नहीं है। आप लाइन टू लाइन करेंगे, इस साइड इंग्लिश में करवा रहा हूँ और इस साइड हिंदी के अंदर है, तो चीजें तो सेम है। तो आप इस साइड खुद स्क्रीन पे देख लीजिए कि उस लाइन का क्या मतलब है। लाइन टू लाइन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ये ना रहे कि कुछ मेरा रह ना गया हो, कुछ मेरा कहीं मिस ना हो गया हो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मेरे पास मैसेज आए थे कि सर आप लाइन टू लाइन करवा दो प्लीज, ताकि हमें बाद में पढ़ने में आसानी हो या फिर रिवीजन करने में आसानी हो। इसलिए मैं लाइन टू लाइन लेकर आया हूँ आपके लिए। पहले आपको पता है कि 3-4 लेक्चर्स में मैंने पूरा का पूरा जिस्ट बता दिया था, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर लाइन टू लाइन प्लीज करवाइए, तो फिर मैं लाइन टू लाइन करवाने लग गया। हालांकि चीजें जिस्ट में भी वही बताई जाती हैं और लाइन टू लाइन भी सेम चीजें बताई जाती हैं। इससे क्या है कि थोड़ी सी टाइम आपको ज्यादा मिलता है और चीजों को आप जल्दी समझ पाते हैं। तो ये एक अच्छा मेथड है, अच्छा वे है। दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस एडुकेट क्रेडिट एट चीपर रेट्स। इसमें क्या है कि सस्ते रेटों पे जो लोन मिल जाते हैं। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव emerged to fill the gap in formal credit system because the formal credit delivery mechanism has not only proven inadequate but has also not been fully integrated into overall rural social and community development। तो भाई इसके अलावा जो है, ये ऊपर संस्थाएं आपने पढ़ ली, इंस्टीट्यूशंस पढ़ लिए, इसके अलावा जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ये मैकेनिज्म चल रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, ये इतना प्रॉपर नहीं प्रोवाइड करवा पा रही कि हर एक तक इसकी पहुंच हो, तो इसलिए कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी काम कर रहे हैं। द एसएचजी प्रमोट्स थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। तो आपको पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरह से काम करते हैं। प्रेजेंटली 54 lakh वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विद ऑलमोस्ट 6 करोड़ वुमेन आज, मतलब 54 लाख वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिसमें कि 6 करोड़ वुमेन्स को जो है उनको ऑपरेट कर रही हैं डिफरेंट रूरल एरियाज में। तो आप समझ सकते हो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कितने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। मतलब 6 करोड़ वुमेन्स उसके अंदर इंडल्ज हैं, काम कर रही हैं, या फिर मिलके जो है कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रेफर्ड टू एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। तो इसको क्या कहा जाता है? माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम कहा जाता है। किसको? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो मनी दी जाती है। SHGs have helped in the empowerment of women। तो वुमेन एम्पावरमेंट का ये भी एक तरीका है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। उसके बाद ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको पैसा दिया जाता है ताकि रूरल डेवलपमेंट एक्चुअल में हो सके, ऑन ग्राउंड रूरल डेवलपमेंट हो सके। अब उसके बाद है रूरल बैंकिंग। द रैपिड एक्सपेंशन, ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रामीण बैंकिंग कहा जाता है। अब ग्रामीण बैंकिंग से क्या है, मैं आपको इसमें एक ही चीज बता देता हूं। अब देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके तहत खाते खोले गए। मैं इसका जिस्ट बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा बाद में जाके, ताकि इससे थोड़ी सी आपके टाइम की बचत हो जाएगी। और जो जो चीजें रिपीट हो रही हैं वो मैं आपको जिस्ट बता देता हूँ। रूरल बैंकिंग से क्या सिस्टम है, क्या समझते हैं आप लोग? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक में खाता खुलवाया गया, जीरो बैलेंस खाता, मतलब आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब इस बैंक के अंदर जो की है, बैंक धारक 10,000 रुपए से में 1 से 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कवरेज और ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त कर सकता है। और अपनी मजदूरी, वृद्ध पेंशन, सरकार के अन्य सामाजिक सुरक्षा भुगतान बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको डीबीटी है, उसके तहत इसी खाते में आ जाएंगे। जो ये अकाउंट ओपन करवाया ना प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, तो सारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसमें मिलेंगे, पेंशन भी इसमें आ जाएगी। कोई अगर कोई सरकार की स्कीम आई है गरीबों के लिए, कोई पैसा आना है या कोई सब्सिडी आएगी, तो वो सारी इसी इन्हीं जो है बैंक खातों में आ जाएगी। और इनको जो है बैंक के लिए जो इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। वैसे तो आपको पता है कि गांव के लोग इंश्योरेंस बहुत कम करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस तो किसी को पता ही नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। लेकिन अगर उनका किसी बैंक में अकाउंट है तो 10,000 रुपए, अगर उसके अकाउंट में 10,000 रुपए कभी जमा हुए तो वो 1 से 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कवरेज का हकदार हो जाता है। ये ऐसा क्यों किया गया? ताकि लोगों की बैंकिंग तक पहुंच हो सके, या बैंकों की लोगों तक पहुंच हो सके, और लोगों की जो है सेविंग करने की हैबिट्स को डेवलप किया जा सके। इसलिए रूरल बैंकिंग का एक्सपेंशन बहुत जरूरी है, जो कि रूरल डेवलपमेंट में एक जो सराहनीय कदम है। तो सिंपल सा था, कुछ ज्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं थी। ये पहले भी करवाया जा चुका पीछे जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के तहत। तो आप नोट कर रहे होंगे चीजों को, अगर कोई स्टूडेंट बहुत ध्यान से चीजें पढ़ रहा है और साथ में रिवाइज भी कर रहा है, तो वो ये देख रहा है कि काफी सारी चीजें हैं जो कॉमन है। चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की बात हो जाए, चाहे वो पॉवर्टी एलिवेशन की बात हो जाए, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो, या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की बात हो, तो काफी सारी चीजें कॉमन है। मतलब आपको जो है ऐसे 5 पॉइंट पकड़ने हैं, एग्जामिनर कुछ भी पूछे वो 5 पॉइंट आपकी पकड़ में आ जाएंगे। अगर आप इन लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हो ना, तो इकोनॉमी के 5 पॉइंट आपकी पकड़ में बहुत जल्द आ जाएंगे। और मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग उसको जो है नोट कर लोगे और रट्टा मार लोगे। उस चीज की जरूरत नहीं है। अगर वो 5 पॉइंट आपकी पकड़ में आ गए कि डेवलपमेंट से संबंधित ये 5 पॉइंट बहुत जरूरी हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर वो 5 पॉइंट आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर, किसी भी क्वेश्चन में आप लिख सकते हो। लेकिन आपकी अपनी समझ होनी चाहिए, उसको इतना अच्छे से रिप्रेजेंट करो कि पढ़ने वाले को लगे कि ठीक है, वाकई में कोई आंसर लिखा हुआ है। एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि जो बुक में वर्डिंग लिखी गई है आप वो सेम वर्डिंग लिख के आ जाओ। वो बिल्कुल उस चीज को प्रेफर नहीं करेगा। उसको लगेगा कि यार ये तो रटा रटाया तोता है, ये सारा रट के आया है। मतलब अगर सेम सिचुएशन हो गई तो ये हैंडल कर लेगा, अगर सेम सिचुएशन नहीं हुई तो ये बच्चा हैंडल नहीं कर पाएगा। आपको आंसर अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से लिखना होता है। एग्जामिनर यही चाहता है कि आप अपनी समझ के हिसाब से आंसर लिखो। और यूपीएससी तो आजकल क्वेश्चन भी आजकल ऐसे ही पूछ रहा है
जो क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। हालांकि अदर स्टेट पीसीएस जो हैं ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में दिए होते हैं, लेकिन यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस आजकल बिल्कुल कम कर चुका है। एक या दो क्वेश्चन तो मुश्किल से हो सकते हैं जो डायरेक्ट बुक में से आए हों, अदरवाइज सभी जो है क्वेश्चंस का आंसर आपकी समझ के हिसाब से देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो टॉपिक से रिलेटेड जरूर होता है, लेकिन उसकी जो वर्डिंग होती है वो एग्जामिनर खुद फॉर्म करता है ताकि उसका आंसर भी आप खुद बनाएं। तो आप समझते हैं कि किस तरह से अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे। और अच्छा आंसर लिखने से पहले हमें प्रीलिम्स पास करना है, और प्रीलिम्स पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, सारी चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। याद होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार रिविजन्स करनी पड़ेंगी। पहले इसको पढ़ लीजिए, बाद में रिवीजन जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, कृषि बाजार प्रणाली। अब आपने ये तो देख लिया कि गांव के अंदर किसानों ने हल चलाया, चाहे बैल से चलाया या फिर ट्रैक्टर से चलाया, मशीनरी का यूज किया या अपनी जो है शारीरिक बल का प्रयोग किया, तो उसने कहीं ना कहीं खेती कर ली और कहीं ना कहीं फसल को पैदा कर लिया, पैदावार हो गई, प्रोडक्शन हो गई। अब उसको मार्केट के अंदर बेचने का इंतजाम किसको करना पड़ेगा, सरकारों को करना पड़ेगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर के अंदर ये नहीं होता कि अगर आप एक एग्जांपल से समझिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है, टोमेटो। किसानों ने टमाटर उगाए। अब टमाटर की आपको पता है शेल्फ लाइफ कितनी है, कि टमाटर अगर क्रेट में, आपको पता है क्रेट मिलती है, आप क्रेट लेके आते होंगे। देख, क्रेट की स्पेलिंग मेरे को ध्यान नहीं है तो स्पेलिंग पे मत जाना। कि जो टमाटर की क्रेट्स होती हैं उसके अंदर, मतलब टमाटर कितने दिन तक रह सकते हैं, तो भाई अगर सर्दी का मौसम है तो 10 दिन तक टमाटर रह जाएंगे, और अगर गर्मी का मौसम है तो मुश्किल से 5 दिन या 4 दिन टमाटर रह पाएगा। वैसे तो 4-5 दिन भी नहीं रह पाएगा, 2 से 3 दिन में ही टमाटर जो है खराब हो जाएगा। या तो 2 से 3 दिन में ये सेल हो जाए, या फिर इसको कुछ कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड की जाए, गर्मियों में कोल्ड स्टोरेज किया जाए, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, जिसको कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर जो काम करता है, जो काम फ्रिज करता है, वही काम जो है बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज करते हैं। तो ये टमाटर तो मैंने एक एग्जांपल से बताया था, और बहुत सारी फसलें हैं जो कि खराब हो जाती हैं 2 से 3 दिन में। अगर ग्रेप्स की बात करें तो ये फल हो गए, फल भी 2 से 3 दिन में अगर उनको प्रिक्योर नहीं किया गया, नहीं रखा गया, तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो अगर मान लो किसी एक स्टेट में फल हो रहे हैं, ये ए स्टेट है और इसको बी स्टेट तक जाना है, इसके बीच में 1,000 किलोमीटर की दूरी। अब किसान अपने ट्रैक्टर पे जाएगा ना 1,000 किलोमीटर, तो भाई इसको 5 दिन लग जाएंगे 1,000 किलोमीटर जाने में। 5 दिन में तो टमाटर वैसे ही खराब हो जाएंगे। तो या तो सरकारों को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि भाई ये जो इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए। अब लेटेस्ट जो किसान रेल चली है वो इसी फैक्टर पे चली, जो मैं बता रहा हूँ ना। लेटेस्ट अभी आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में कि पिछले लास्ट 1 या 2 सालों में भी किसान रेल चलाई गई है। तो किसान रेल किस लिए, कि भाई जो चीज ए स्टेट में बहुत अच्छी होती है उसको बी स्टेट में पहुंचाया जाए, और जो चीज बी स्टेट में अच्छी हो रही है उसको ए स्टेट में पहुंचाया जाए। और रेल के माध्यम से क्या है, चीजें जल्दी पहुंच जाती हैं और खराब नहीं होती। और दूसरा, जो ये पूरी एसी ट्रेन होती है इसमें चीजें सेफ रहती हैं और खराब नहीं होती जल्दी। तो ये सारी सुविधाएं कौन देगा, किसान तो ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। भाई एक किसान है, वो उसने पैदावार कर दी, वो उगा के मंडी तक ले आया, और मंडियों तक पहुंच के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, अच्छी रोड होनी जरूरी है। अब उसके बाद आगे की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सरकार की होती है। तो असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के तहत किया जाता है, और ये होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर ये सब चीजें हो जाती हैं, तो भाई जो किसान ने मेहनत की है उसको एक्चुअल उसकी मेहनत का मूल्य मिल जाएगा, उसको उसकी मेहनत का पैसा मिल जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक्चुअल में जो है रूरल डेवलपमेंट की तरफ एक स्टेप जो है बढ़ जाएगा। रूरल डेवलपमेंट एक्चुअल में ऑन ग्राउंड रूरल डेवलपमेंट हो पाएगी। More than 10% of goods produced on farm are wasted due to lack of storage। तो 10% से ज़्यादा की चीज़ें जो है इसलिए ख़राब हो जाती हैं क्योंकि स्टोरेज की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन होना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। प्राइवेट ट्रेडर्स को इसके अंदर आना पड़ेगा। रोड, रेलवे, वेयर हाउसेज, गोडाउंस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो ये सारी चीज़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। Cooperative marketing in realizing fair prices for farmer products is the third aspect of government initiative। तो भाई कोऑपरेटिव मार्केटिंग के तहत जो फार्मर प्रोडक्ट है उसको उनका जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस मिलना चाहिए, फेयर प्राइस मिलना चाहिए। तो ये कुछ 3 फैक्टर्स थे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है फोर्थ फैक्टर, फोर्थ एलिमेंट क्या है,
एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मिनिमम सपोर्ट एमएसपी आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, एमएसपी क्या चीज है अच्छे से समझते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कम से कम इतना प्राइस तो आपको आपकी फसल का मिलेगा ही मिलेगा। जब बुआई होती है, जब फसलों को बोया जाता है, उस टाइम पे जो है एमएसपी सरकार के द्वारा बता दी जाती है, जारी कर दी जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एमएसपी के तहत ये स्कीम के बारे में सुन के एमएसपी की, हाँ वीट का एमएसपी इस बार इतना पैसा सरकार देगी पर क्विंटल, तो सरकार ज्यादा मतलब किसान ज्यादा से ज्यादा वीट उगाएं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो किस चैप्टर में हमने कवर किया था, पॉवर्टी एलिवेशन के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस के तहत, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के तहत, ये सारी चीजें मतलब एक ही पॉइंट है कि अगर किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा तो पॉवर्टी भी दूर होगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करेगा, लोगों के लिए फूड होगा अवेलेबल, क्योंकि किसान उगाएंगे तभी लोग खाएंगे। अगर किसान उगाना बंद कर देगा तो कोई कैसे खाएगा। आपको पता है एक स्लोगन है, नो फूड, नो फार्मर नो फूड। मतलब अगर किसान नहीं होगा तो खाना कहाँ से खाओगे। शहरों में खाना नहीं बनेगा जब तक गांव से जो है दूध नहीं मिलेगा, शहरों में गांव से जो है वीट नहीं आएगा, गेहूं नहीं आएगा, राइस नहीं आएंगे, जो ज्वार बाजरा और मक्का ये सब चीजें नहीं आएंगे, मोटे अनाज नहीं आएंगे, तो खाना कैसे बनेगा। अगर मोटे अनाज नहीं आएंगे तो बिस्किट्स नहीं बनेंगे, इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी। तो कहीं ना कहीं इनके लिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों के लिए, किसानों के प्रोडक्ट के लिए एश्योर करना चाहिए सरकार को। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा मेंटेन करना चाहिए बफर स्टॉक को, ताकि जो किसानों ने उगाया है वो वेस्ट ना हो, व्हीट हो राइस हो या जो भी चीजें हो वो वेस्ट ना हो। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू द पीडीएस। तो डिस्ट्रीब्यूट करना ये सारा सरकार का काम है। आप पढ़ के आए फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के तहत, सारी चीजें सेम अब रिपीट हो रही हैं, लेकिन एक थोड़े अच्छे लेवल पे। और इसको अब मेंस में लिखना भी आप लोग सीख जाएंगे और आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से चीजें को रिलेट कर रही हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, मिली जुली चीजें हैं, बस आपको उनको समझने की जरूरत है। ठीक है। These instruments are aimed at protecting the income of the farmers and providing at subsidized rate to the poor। इससे क्या दो फायदे हो गए, एक तो किसानों को उनकी उपज का जो एक्चुअल प्राइस था वो मिल गया, और दूसरा क्या है कि जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, जो भूखमरी से जो जूझ रहे हैं, उन तक क्या है फूड मिल गया, उनको सब्सिडाइज फूड मिल गया पुअर पीपल्स को। तो ये दो काम हो गए। तो अगर ये दो काम हो जाते हैं तो ये क्या होता है, ये रूरल डेवलपमेंट की तरफ एक सराहनीय कदम होगा। और सरकार ये सारे कदम उठा रही है। सरकार अभी ये पॉलिसीज, सरकार की जो प्रोग्राम्स हैं, ये सभी चीजों, ये सभी सरकार की जो है वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग कि सरकार क्या क्या कर रही है। नेक्स्ट देखिए, अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, वैकल्पिक विपणन चैनल। अब ये तो समझ आ गया कि एमएसपी करे सरकार, ये सब चीजें आप समझ गए। अब इसके अलावा सरकार जो है कुछ और वैकल्पिक चैनल्स लेके आए। कैसे कि जब किसानों को, आपने सुना होगा, किसान जब मंडी में लेकर आते हैं चीजों को, अपनी जो फसलों को मंडी में लेके आते हो, तो बीच में एक मिडल मैन होता है, जिसको कि आम बोलचाल की लैंग्वेज में आड़तिया कहा जाता है। मिडल मैन वो क्या करता है, किसान से फसल खरीद, जो भी उसकी उपज खरीद लेता है, और आगे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच देता है, या जो बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसको बेच देता है, या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आगे बेच देता है। तो बीच में ये मिडल मैन जो है, इसका क्या काम है भाई, ये किसानों से और इन दोनों का लिंक्स करवाता है और बीच में अपना कमीशन रख लेता है। काम किसानों ने किया, रखना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, स्टोरेज इसने करनी है, मिडल मैन को बीच में पैसे क्यों। तो सरकार ने कहा कि आपके लिए एक अल्टरनेटिव हम लोग चैनल दे रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट सेल कर सकते हो। फार्मर मार्केट का कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई ये किसानों की सीधी मार्केट है, इसमें किसान बेचेंगे और जिसको जरूरत है वो खरीदेगा। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए इस चैनल्स के हैं। अपनी मंडी, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इस नाम से है, ये लोकल मार्केट का नाम है। किसान जाके डायरेक्ट इसमें जो है सेल कर सकते हैं, और जिसको खरीदना हो वो डायरेक्ट यहाँ से किसानों से खरीद सकता है, बीच में कोई मिडलमैन नहीं है। दूसरे नाम देखिए, हाटपसार मंडी। ठीक है, ये नाम याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछ जाता है। हाटपसार मंडी कहाँ पर है, पुणे के अंदर है ये। रायथू बाजार, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मार्केट इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये रायथू बाजार। कई बार ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं और क्वेश्चन पहले पूछा गया है मैच द फॉलोइंग में। उजावार संडीज, ये कि ये तमिलनाडु के अंदर है। उजावार सैंडीज, तो भाई थोड़े से नाम उस तरह के हैं, साउथ के हैं, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है शायद, तो एडजस्ट कर लीजिएगा और इसको याद रख लीजिएगा।
Several national and multinational fast food chains are increasingly entering into contract alliance with the farmer to encourage them to cultivate farm products, vegetable, fruits, etc. of the desired quality by providing them with not only seeds and other input but also assured procurement of the produce at pre-decided prices। अब इसमें क्या कहा गया है कि इसके अलावा जो काफ़ी बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि आप सभी बर्गर किंग में तो ज़रूर गए होंगे। अब आज के टाइम में ऐसा तो कोई नहीं जो बर्गर किंग में ना किया, जो ना विजिट किया हो कभी उसने बर्गर किंग या मैकडी, मैकडोनल्ड्स। आप गए होंगे कभी ना कभी लाइफ में, एक आधा बार गए होंगे, नहीं तो भाई उनकी एड्स तो टीवी पे चलती रहती है, वो तो आपने देखी होगी। एड्स में जो फ्राइज होती हैं, जो पोटैटो फ्राइज जिसको कि फ्रेंच फ्राइज कहा जाता है, आलू की बड़ी बड़ी ऐसे स्टिक्स ही होती हैं। ये आपने देखा होगा, कभी नोट किया हो, जो घर में आलू होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। मतलब किसान छोटे मोटे आलू उगाते हैं, या एक एक्चुअल मतलब कि कुछ इस तरह के आलू होते हैं जो एक मीडियम साइज के, या तो स्मॉल होंगे या मीडियम साइज के पोटैटो होंगे, जो घरों में यूज होते हैं। लेकिन ये जो फ्राइज होते हैं ये बहुत लंबी होती हैं। तो ये आलू कहाँ से आते हैं? ये कहीं ना कहीं ये किसानों के साथ अलायंस कर लेते हैं कि भाई बीज आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, काम आपने करना है, जमीन जो है लैंड आपकी है, बीज हम दे रहे हैं, बाकी सारी जितनी भी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करवाएंगे, मेहनत आपकी है, जो प्राइस डिसाइड होता है उस प्राइस पे फिर ये आलू यहाँ से डायरेक्ट जो है मैकडी के पास या फिर बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी में जाते हैं, ये इनकी कंपनी के पास आलू जाते हैं। मतलब किसानों के साथ सीधा इन्होंने अलायंस कर लिया कि भाई इतने जो है आप टन हमें आलू उगा के दीजिए, या इतने टन हमें टमाटर चाहिए। तो जो भी चीजें होती हैं ये सीधा किसानों से संपर्क कर लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जो है, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं डायरेक्ट। समझ में आया? इससे क्या होता है, किसानों को मिडल मैन खत्म हो गया। किसानों को ये एश्योरेंस रहती है कि अगर मेरी इतनी जो है, जो उसमें प्रोडक्शन हो गई तो मुझे इतना प्राइस मिलेगा। तो किसान अपना मनोबल बढ़ा के काम करेगा, वो अच्छे मन से काम करेगा। एक वो किसान है कि भाई ठीक है उगा लिया, पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, फसल मंडी में जाएगी, क्या प्राइस मिलेगा क्या प्राइस नहीं मिलेगा। तो इस चीज से जो है छुटकारा मिल जाता है किसानों को। तो ये सारे वैकल्पिक विपणन चैनल हैं, वैकल्पिक जो है ये अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स हो गए। समझ आया? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया मैंने आपको। बस ये जो मंडीज के नाम याद रखना, अपनी मंडी पंजाब हरियाणा और राजस्थान के अंदर है, ये हडपसर मंडी पुणे में है, रायपुर बाजार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सब्जी और फल बाजार है, उजावर सैंडीज ये तमिलनाडु में किसान बाजार है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद देखिए डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जो कि उत्पादक गतिविधियों में विविधीकरण। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहले क्या है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको चेंज किया जाए, कि किसान एक ही फसल बार बार उगा रहा है, इससे क्या है जो लैंड है वो डिग्रेड होती रहती है और प्रोडक्शन कहीं ना कहीं डाउन आ जाती है। उसको क्या है क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना चाहिए। उसको बताए जाते हैं कि भाई किस तरह से उगाओ आप इसको, या फसलों को बदल बदल के बो, कभी दालें उगा दो तो कभी वीट्स जो है लगा दो। इसलिए उनको बताया जाता है कि कौन से क्रॉपिंग पैटर्न पे आप काम करो ताकि आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सके। ये फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या है कि जो एग्रीकल्चर के अंदर वर्क फोर्स है जो एक्स्ट्रा है, जैसे कि आपको पता है डिसगाइज्ड, जो प्रछन्न बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, कि जहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ काम मिलना है 3 लोगों को, लेकिन 5 कर रहे हैं, 2 लोग एक्स्ट्रा हैं, वो करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो प्रछन्न बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा किस सेक्टर में है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जो एक्स्ट्रा वर्क फोर्स है एग्रीकल्चर की, उसको कहीं ना कहीं दूसरी एक्टिविटीज में, एग्रीकल्चर के साथ मिलती जुलती एक्टिविटीज में जो है शिफ्ट कर देना चाहिए उनको, जैसे कि लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशेज, तो एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिव सेक्टर्स, तो इनकी तरफ इनको क्या है चेंज कर देना चाहिए, इनको शिफ्ट कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं इनकी क्या है इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो लाइव स्टॉक से आप लोग समझते हैं कि पशुपालन, पोल्ट्री से जैसे कि मीट या अंडों का व्यापार होता है, मीट या अंडे सेल होते हैं। फिशरीज, लोग फिश कंज्यूम करते हैं, फिश खाते हैं। लाइव स्टॉक, लोग दूध पीते हैं और बीफ खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एडिशनल इनकम हो जाती है, किसके लिए? किसानों के लिए। कि भाई अगर लैंड कम है, भूमि कम है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आप दूसरा काम भी कर सकते हो, और ये सारे काम भी जो है गांव के थ्रू रूरल एरियाज में हो सकते हैं। ये जो फिशरीज है ये भी गांव में पॉन्ड बना के जो की जा सकती है। वैसे तो फिशरीज जो है, जो जगह जो राज्य है समुद्र किनारे हैं या फिर नदियों के किनारे हैं,
वहां पर जो है हो सकती है फिशरीज ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर गांव के लेवल पे देखा जाए तो पॉन्ड बनाकर लोग फिशरीज करते हैं, ये जो है मत्स्य पालन करते हैं। और ये भी आज एक बहुत बड़ी जो है इंडस्ट्री बन चुकी है, इसका भी हमारी जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। Diversification toward new areas is necessary not only to reduce the risk from the agriculture sector। भाई कभी सूखा पड़ गया या बारिश ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में नुकसान हो जाएगा, ये 100% श्योर है। या कभी कोई फसलों को ऐसी बीमारी खा गई या ऐसा कीड़ा आ गया फसलों में कि फसलें पूरी की पूरी तहस नहस हो गई, फसलों में आग लग गई, तो भाई रिस्क तो रहता ही एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। तो उनको कम करने के लिए लोगों को दूसरी जो है एक्टिविटीज में जो लगाया जाए। इसमें लिखा हुआ क्या है देख लेते हैं। मच ऑफ द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज आर concentrated in the kharif season, but during the rabi season in areas where there are inadequate irrigation facilities it become difficult to find gainful employment। तो मतलब कुछ जगहों पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ खरीफ सीजन में ही जो है एम्प्लॉयमेंट मिलती है। रबी सीजन में जो है प्रॉपर इरिगेशन चैनल्स ना होने की वजह से, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज ना होने की वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, काम नहीं मिल पाता। क्योंकि जो रबी फसलों में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है इसलिए, और खरीफ फसलों में पानी की ज़रूरत थोड़ी कम होती है। तो देयरफॉर एक्सपेंशन इनटू अदर सेक्टर इज एसेंशियल टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड टू रियलाइज हायर लेवल ऑफ इनकम फॉर रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रिबुलेशंस। तो भाई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक्सपेंशन करनी पड़ेगी बाकी सेक्टर्स की तरफ। और यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि एग्रीकल्चर ओवर क्राउडेड हो चुका है, पहले ही बताया कि बहुत सारी फोर्स एक्चुअल काम एक्स्ट्रा काम कर रही है, तो इन सबको दूसरी साइड जो है हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसपे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब कि एक तो कमी है, दूसरी थोड़ी जरूरत पड़ती है, जैसे कि पोट्री, क्राफ्ट्स, हैंडलूम्स। तो इनको अगर अच्छे से किया जाए, डेवलप किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए या गांव के लिए रूरल डेवलपमेंट में एक अल्टरनेट सोर्स हो सकता है, अल्टरनेट साधन हो सकता है ये। उसके बाद हमने क्या देखना है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। जो हम ऊपर पढ़ के हैं उन सभी को थोड़ा आगे देख लीजिए कि पशुपालन का क्या हिसाब किताब है अभी भारत में। तो ये देख लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइव स्टॉक्स, अदर 0.37% है, जो कैटल्स हैं 37.28% है, बुफेलोज 21.23%, शिप्स 12.71% और गोट्स जो है 26.40%। अब बकरी का दूध भी काम आता है, मिल्क गोट, इसका मीट भी बनता है, मीट भी खाते हैं लोग। और शिप, शिप जो है ऊन के लिए, ऊन बनती है, आपको पता है जो गर्म कपड़े हैं वो इसी से बनते हैं, शिप की जो है ऊन से। बुफेलोज दूध काम आता है, दूध के काम। कैटल्स और अदर्स जो है पिग्स, ये सारी चीजें लाइव स्टॉक के अंदर आती हैं। इनका मीट, एग्स, वूल और अदर बाय प्रोडक्ट इनके जो है यूज किए जाते हैं। और जो बुफेलोज है इसके मिल्क से जो है डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि पनीर, इसको चीज बोलते हैं, बटर और घी। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं किसानों की आय को बढ़ाती हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ये सारी चीजें कवर होती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जिसके पास थोड़ी बहुत लैंड है तो अपने लिए वो क्या करता है, किसान जो भैंसों के लिए चारा उगा लेता है थोड़ा सा साथ में, तो क्या उसको लिए आसान हो जाता है। अब कोई कहे कि सिटी में वो भैंस रखेगा तो वो बहुत मुश्किल है उसके लिए कि वो चारा कहाँ से लेके आएगा। वो पहले जाके शहर में चारा खरीद के लाएगा, जो आपको पता होगा शायद, जो फार्मर्स आजकल डायरेक्ट चारा बेचने आ जाते हैं, फार्मर्स डायरेक्ट सेल करते हैं चारे का, जो कि डायरेक्ट सेल करके जाते हैं, चारे का सेल हो जाते हैं। ये चारा क्यों सेल किया जाता है कि अगर सिटी में कई लोगों ने जो है अपने पास एनिमल्स रखे होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री शहर में भी लोग करते हैं, शायद आपको पता होगा शायद आपको नहीं पता होगा, तो लोग डायरेक्ट जो है चारा बेचते हैं और लोग खरीदते भी हैं। तो ज्यादा लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो डायरेक्ट क्या है, मिल्क परचेज कर लेते हैं, डायरेक्ट जो है बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज, बटर, ये सब चीजें परचेज कर लेते हैं, तो किसानों को इससे एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक एक्स्ट्रा इनकम का अच्छा सोर्स है, और इससे जो है डिपेंडेंसी कम हो जाती है, किसके ऊपर, जो है लैंड के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड बाय अबाउट 10 टाइम्स बिटवीन 1951 टू 2016। और इसके लिए जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, इसका नाम क्या था, ऑपरेशन फ्लड, जो कि दूध की उत्पादकता से संबंधित है। ये ऑपरेशन फ्लड याद रखना, और 10% तक जो है इसमें इंक्रीमेंट किया गया।
तो ये सारा एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अच्छे से लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो आपको समझ आ सके। कोई ऐसी हार्ड हार्ड लैंग्वेज नहीं है कि समझ नहीं आएगी। उसके बाद है फिशरी, मत्स्य पालन। भाई जिस तरह से एनिमल हस्बेंड्री जो है एक्स्ट्रा इनकम के लिए यूज की गई है, उसी तरह से मछली उत्पादन, मछलियों का पालन पोषण भी किया गया। मछली मीट के लिए प्रयोग की जाती है, और इसके जो है ऑयल फिश के कैप्सूल्स वगैरह बनते हैं, आपको पता होगा। तो इसलिए फिशरीज की जाती हैं। और यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, 0.9% ऑफ द टोटल जीडीपी। टोटल फिश प्रोडक्शन जो है 0.9%, मतलब कि जीडीपी का 0.9% जो है फिश के ये जो है फिशरीज से आता है। जो कि फिशरीज कहाँ पे होती है? मैराइन सेक्टर में, सी और ओशंस में। और प्रेजेंटली फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड सोर्सेज कंट्रीब्यूट अबाउट 65%। मैंने आपको कहा था ना कि इनलैंड सोर्स मतलब कि इनलैंड सोर्सेज से जो है 65% है, और टोटल वैल्यू ऑफ द फिश प्रोडक्शन एंड द बैलेंस ऑफ 35% कम्स फ्रॉम द मैराइन सेक्टर। तो पॉन्ड्स बनाकर लोग जो है काफी अच्छी तरह से फिशरीज कर रहे हैं, और इसके लिए कम बजट की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। लेकिन अगर सरकार इसकी तरफ और ध्यान दे, इसको और बढ़ाए चढ़ाए, तो इसमें और जो है लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा मैं पढ़ा रहा था आपको। हाँ, दिस वन। The fishing community regards the water body as mother or provider. The water bodies consisting of sea, oceans, river, lakes, natural aquatic ponds, stream, etc. are therefore an integral and life-giving source for the फिशिंग कम्युनिटी इन इंडिया। भाई जो लोग मत्स्य पालन करते हैं, मछली को पालते हैं, मछलियों का व्यापार करते हैं, पकड़ के लाते हैं, तो उनके लिए जो है वाटर बॉडीज वो मदर, माँ के समान मानते हैं, या जो खाना प्रोवाइड करवाती है उसके समान ही मानती है कम्युनिटीज। और इन इंडिया जो है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आर द मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। क्यों? क्योंकि भाई ये समुद्र के किनारे पे हैं। रैम्पेट अनएम्प्लॉयमेंट, लोअर पर कैपिटा अर्निंग्स, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू द अदर सेक्टर्स, एंड ए हाई रेट ऑफ इलिटरेसी एंड इनडेटनेस आर सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ फिशिंग कम्युनिटीज। तो कुछ ये है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट भी है, पर कैपिटा इनकम कम है, क्योंकि मछलियों का जो रेट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और इसके अलावा क्या है? एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर्स। भाई जो अभी वेस्ट बंगाल में है, ज्यादा लोग मछली पालन करते हैं, तमिलनाडु में है, या फिर कई स्टेट जो ऐसी स्टेट्स हैं वहां पर लोग सभी लोग इसी में लगे हुए हैं। आपको पता है जहाँ पे ये मछली पकड़ी जाती है, वहां पे जो है मछली का प्राइस है ₹10 पर केजी, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में पर केजी मछली जो है बेच दी जाती है। लेकिन जब ये मछली चंडीगढ़ में, दिल्ली में ली जाती है, तो ₹240 पर केजी, ₹400 पर केजी के हिसाब से मछली मिलती है। अब देख सकते हो कि ₹400 पर केजी और यहाँ पर जो है ₹20 पर केजी, तो कितना डिफरेंस हुआ कि इसने जो है ट्रांसपोर्ट के थ्रू लिया, या जो मिडल मैन है वो कितना कमा रहा है। इनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर मछली पालन। आप समझ सकते हैं, सारा पढ़ लेंगे अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, कोई ज्यादा इसमें लैंग्वेज टफ नहीं है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी। भाई बागवानी ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसने जो है भारत को गुलाम बना दिया। भारत की गुलामी में बागवानी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो आप पूछेंगे कि सर कैसे? हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रिटेन से लोग आए थे वो क्या करने आए थे? वो मसालों का व्यापार करने आए थे। मसालों का व्यापार करके जब वास्को डी गामा वापस गया था, उसने अपने सारे खर्चे निकालने के बाद जब देखा कि भाई उसको पता नहीं कितने गुना ज्यादा, अभी वो मेरे ध्यान नहीं आ रहा कि कितने गुना मतलब फायदा हो गया उन मसालों के व्यापार से, तो उसने देखा कि इसमें तो बहुत अच्छा व्यापार है ये। तो वो फिर अपने और लोगों को लेके आया। तो फिर उन्होंने पहले तो व्यापार करने के लिए मतलब कंपनीज बनाई, उसके बाद फिर उनको समझ आने लग गया कि लोगों को किस तरह से जो है पीछे लगाया जा सकता है, और लोगों को जो है जो अपने वो आप समझते हैं, सारा कुछ आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, और हिस्ट्री के लेक्चर्स में मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है। तो वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि लेक्चर फिर आगे खिंच जाएगा। तो भारत की गुलामी में भाई भारत के मसालों का कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि भारत के मसाले बहुत फेमस थे। और अब वापस से भी वही चीजें अब चाहते हैं हम लोग कि भारत के मसाले, फल, सब्जियां सभी राज्यों में या सभी जो देशों में इसकी डिमांड हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इसको एक्सपोर्ट कर सकें। और जितना ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे,
बाहर भेजेंगे उतना ही बाहर का पैसा हमारे लोगों के पास आएगा, हमारे देश के पास आएगा और हमारा देश आर्थिक तरक्की और आर्थिक विकास की ओर बढ़ेगा। यही चीजें लिखी हुई हैं। India has adopted the growing of diverse horticulture crops such as fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices and plantation crops। तो भी भारत में फल, सब्जियां, कंद फसलें, फूल, औषधि, सुगंधित पौधे, मसाले, वृक्षारोपण फसलों जैसी विविध बागवानी फसलों को उगाने को अपनाया है। जैसे आपको पता है चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है क्योंकि वो उससे सुगंध आती है, खुशबू आती है उससे। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मतलब कि वैसे तो अगर देखा जाए तो झाड़ी के समान है कि झाड़ियां हैं, ऐसे ही है, लेकिन उनकी औषधीय वैल्यू बहुत है तो उनका जो है अच्छा प्राइस मिलता है मार्केट में। तो आगे देखिए, दीज क्रॉप्स प्ले ए वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन बिसाइड्स एड्रेसिंग एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स। भाई सिर्फ और सिर्फ ये एम्प्लॉयमेंट कंसर्न के लिए नहीं है, इनसे जो है फूड न्यूट्रिशंस जो है, विटामिन, प्रोटीन्स, इन सब चीजों से मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विटामिन ज्यादा मिलते हैं फ्रूट से या सब्जियों से। द हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स कंट्रीब्यूट नियरली वन थर्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड 6% ऑफ द जीडीपी प्रोडक्ट्स इन ऑफ इंडिया। भाई आप समझ सकते हो 6% जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है 6% कहाँ से आ रहा है, योगदान कर रहा है कौन? बागवानी क्षेत्र। तो कितना ज्यादा। अब मत्स्य पालन तो 0.9% कर रहा था। India has emerged as a world leader in producing a variety of fruits like mangoes, bananas, coconut, cashew nuts, and number of spices, and is the second largest producer of fruits and vegetables. फ्लावर हार्वेस्टिंग, फूलों की नर्सरी होती है, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन एंड टिश्यू कल्चर, प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड फूड प्रोसेसिंग आर हाईली रिमनरेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। भाई अगर इन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। अब आपको पता है गुलाब के फूल, भाई जैसे मेरा भी घर एक गांव के अंदर है, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे घर में जो है गुलाब के फूल बहुत ज्यादा, हमारे घर में जो पार्क है तो उस पार्क में गुलाब के फूल बहुत लगे हुए हैं। वो मतलब इतनी ज्यादा खुशबू रहती है जब उसके आसपास बैठते हैं ना, जो घर के अंदर पार्क बना रखा है, पार्क में जब बैठते हैं तो मतलब नेचुरल खुशबू बहुत अच्छी आती है इनकी। तो इनकी इतनी वैल्यू है, बाहर मार्केट में बिकते हैं ये गुलाब, और इसके अलावा और बहुत सारे फूल्स हैं जो बेचे जाते हैं। हम लोगों ने शौक के लिए लगा रखे हैं लेकिन किसान इसको बेचते हैं, लोग इसको डेकोरेशन के अंदर यूज करते हैं और कई चीजों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये चीजें जो है सिंपल चीजें हैं, कोई ज्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है इसके अंदर की, कोई स्पेशल कैटेगरी की चीजें उगानी है नहीं। सिंपल जो किसानी कर रहे हैं उसके अंदर जो है थोड़ी बहुत मेहनत एक्स्ट्रा लगती है इसके अंदर, तो वुमेन्स भी इसमें पार्टिसिपेट करके अच्छी प्रोडक्शन कर रही हैं और अच्छा जो है एम्प्लॉयमेंट इससे मिल रहा है, पैसा बहुत मिल रहा है इससे। व्हीट एंड राइस से इतना पैसा नहीं मिलता जितना कि बागवानी से। अगर किसी के पास 1 या 2 एकड़ है, 1 या 2 एकड़ है किसी के पास, इतनी ही लैंड है सिर्फ, तो उसको क्या कहा जाता है कि भाई या तो सब्जियां लगाओ या फिर फूल। इन दो चीजों से ही आप लोगों को जो है इनकम हो सकती है। व्हीट एंड राइस से जो है 2 एकड़ से सिर्फ और सिर्फ खर्चे पूरे हो सकते हैं, इनकम नहीं हो सकती। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है अपनी लाइफ में जो कि 2 या 4 एकड़ से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। 2 या 4 एकड़ से करोड़ों रुपया कैसे? भाई सारा दिन अपने खेत में खड़े रहते हैं, घर भी खेत के अंदर बना रखा है, 24 आवर्स वहां पर उसका ख्याल रखते हैं, अपनी फसलों का, सब्जियों का, फूलों का। टाइम से पहले चीजें तैयार कर देते हैं जब उनकी डिमांड होती मार्केट में। जैसे कि आपको पता है मटर पीस होते हैं, मटर मटर जब स्टार्टिंग होती है इनकी तो 80 रुपीज पर केजी तक मिलते हैं, और जब इनका एंड होता है, सर्दियां खत्म हो जाती हैं, तो ये 20 रुपए पर केजी, 10 रुपए पर केजी तक ये मिलने लग जाते हैं। अब जिस किसान ने यहाँ 80 रुपीज पर केजी तक बेच दिए, उसको ये 10 रुपए तो क्या लगेगा? कुछ भी नहीं। आपको पता है जो ग्रीन चिलीज होती हैं इनका जो जनरल प्राइस रहता है वो 20 से 30 रुपए पर केजी रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है ये जो ग्रीन चिलीज हैं ये 150 रुपए किलो तक पहुंच जाती है। अगर आप में से कोई ऐसा हो जिसने थोड़ा बहुत घर के बारे में पता किया हो, या घर में कभी वो सामान लेके आया हो जिसको कि सौदा पता कहते हैं, वो लेके आया हो, तो उसको सारी चीजों के बारे में पता होगा, प्राइसेस के बारे में पता होगा कि भाई ऐसा भी हो जाता है।
तो जो किसान ये 150 रुपए पर किलो में अपनी चिलीज बेच रहा है, तो उसको सोचो कि कितना फायदा होगा। और एक किसान जो 20 रुपए पर केजी में बेच रहा है, उसको क्या फायदा? उसको कोई फायदा नहीं है। मतलब इसकी 7 किलो बिकेंगी तो जाके 150 रुपए मिलेंगे, उसके अराउंड मिलेंगे। और इस बंदे के अगर 700 मतलब कि 7 किलो बिक जाएंगे तो उसको कितना पैसे मिलेंगे? तो समझ सकते हो आप लोग। तो भाई डिमांड से पहले उनको पता होना चाहिए कि इस दिन डिमांड होने वाली है, इस टाइम पे डिमांड होगी, और चीजों को पहले तैयार कर देना, वैसा इन्वायरमेंट चीजों को पहले दे देना। चलिए ये चीज आपने देख ली अच्छे से। अब उसके बाद आगे चलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको बताया था कि आप खुद भी जो है डेवलपमेंट करें और रिसोर्सेज का प्रयोग करें, लेकिन रिसोर्सेज का दोहन इस प्रकार से करें ताकि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, उससे अगले आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाएं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म कर जाएं, कि भाई एक लाइफ मिली है, अच्छे से एंजॉय करो, सारे रिसोर्सेज जितने हो सके उनका यूज कर लो, सब खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट करो लेकिन रिसोर्सेज का मिनिमल यूज, जो मिनिमम से मिनिमम यूज करके, ऑप्टिमल यूज करके, कि जितनी जरूरत है उतना ही यूज करो, ओवर यूज मत करो रिसोर्सेज को। और ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या समझते हैं आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती, जिसके अंदर की फर्टिलाइजर्स का, खाद का प्रयोग, मेडिसिन का, दवाओं का प्रयोग नहीं करना। या फिर जो, अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसमें यूज करने हैं, ऑर्गेनिक मेडिसिन यूज करनी है, ऑर्गेनिक आपने पढ़ा होगा केमिकल्स के बारे में, तो ये आगे चैप्टर आएगा, उसमें मैं सारी चीजें करवा दूंगा आपको। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। Conventional agriculture relies heavily on chemical fertilizers and toxic pesticides। जो HYV सीड्स आए हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आई हैं, भाई इसमें प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ गई है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से, लेकिन हमने इरिगेशन बहुत ज्यादा की, पानी ओवर यूज किया पानी का। इससे क्या है, वाटर जो है, ग्राउंड वाटर, उसका स्तर नीचे चला गया ग्राउंड वाटर का। फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स बहुत यूज किए। तो भाई अगर फर्टिलाइजर्स आपके वीट में केमिकल्स आएंगे, तो उसके बाद आप उसकी रोटी बना के खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर भी आएंगे। इस तरह से जो बॉडी हमारी 100% वर्क करना चाहिए बॉडी को, वो क्या है, कहीं ना कहीं आप लोग जहर खा रहे हैं। आपने सुना भी होगा, सभी आप कहते हैं कि आप लोग जो है जहर खा रहे हैं, पॉइजन खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जिस फर्टिलाइजर से या जिस केमिकल से वीट को लगा हुआ कीड़ा मर सकता है, कीड़ा भी एक तो लिविंग बींग है, जो इंसेक्ट है, वो अगर वो लिविंग बीइंग वो मर सकता है, तो भाई कहीं ना कहीं इंसान के अंदर के सेल्स भी तो मरेंगे, कुछ ना कुछ सेल्स तो ब्रेक होंगे ही होंगे इन केमिकल्स की वजह से। तो अगर सेल्स टूटेंगे तो भाई आपकी बॉडी की एनर्जी जो है दूसरी तरफ जाएगी इन सेल्स को मेंटेन करने में। तो मतलब जो आप खा रहे हो रोटी, वो आपको लगेगी नहीं। और अगर मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी कहीं वीक हो गई, इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है, और केमिकल्स का डोज ओवर हो गया, तो डेथ भी हो सकती है। which enter the food supply, penetrate the water sources, harm the livestock, deplete the soil, devastate natural ecosystem, इकोसिस्टम को खत्म कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनका हमारी लाइफ पे पहले अच्छा असर था। जिस टाइम हम क्या हो रहे थे, सेल्फ सफिशिएंट, सॉरी, सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ रिलायंस हो रहे थे, कि हम अपने लिए, सबके लिए खाना प्रोवाइड करा रहे थे। अब हम सबके पास खाना बहुत है, लेकिन केमिकल्स बहुत ज्यादा हो गए उस खाने में, टॉक्सिक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है उस खाने में। अब क्या है, अब ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े कि हमें क्वालिटी फूड चाहिए। हमने स्टार्टिंग में देखा था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के अंदर, कि पहले तो भरपेट खाना होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, और एक क्वालिटी फूड होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि गंदा मंदा कुछ भी मिल गया खाने को, वही मिल जाए। तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हमारी रूरल डेवलपमेंट के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। जो ऑर्गेनिक खेती है आजकल, जैविक खेती के अंदर सरकार भी काफी एक्टिव है, और प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इसमें जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और जो इससे जो है इनकम भी ज्यादा है, किसानों की इनकम ज्यादा है। कैसे? एक टमाटर, एक जो टमाटो है, वो कन्वेंशनल खेती से उगाया गया है, वो 20 to 40 रुपीज केजी ही मिलेगा, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। किसी भी टाइम पे टमाटर 50 रुपीज से ऊपर नहीं जाएगा, 50 रुपीज पर केजी से ऊपर नहीं जाएगा, जो कि कन्वेंशनल वैल्यू से, पारंपरिक कृषि से उगाया गया है। लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू टमाटर उगाया गया है, उसकी मार्केट वैल्यू 120 रुपीज से नीचे ही नहीं आएगी पर केजी। ये 120 रुपए किलो से ऊपर ही मिलेगा, इससे नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स का यूज बिल्कुल नहीं किया गया है। और अगर कुछ यूज किया गया फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, तो वो नेचुरल या वो भी ऑर्गेनिक होंगे। जैसे कि अगर जो टमाटो का पौधा होता है,
इसका जो प्लांट होता है उसको इंसेक्ट खा जाए, उसको कीड़ा लग जाए, मैं मतलब खेती बाड़ी वाली लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, उसको अगर कीड़ा लग जाए तो क्या होगा? अब भाई कीड़ा लग गया, कीड़ा तो पूरी फसल बर्बाद कर देगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होगा, जो आप मतलब कि किसी ने उपले बलते हुए देखे हो, उपले या फिर जो राख होती है, किसी भी चीज को जलाने के बाद जो राख बचती है, उस राख को अगर उस प्लांट के ऊपर छिड़काव कर दिया जाए, या तो पानी में मिला के स्प्रे कर दो, नहीं तो उसके ऊपर पानी छिड़क के इस पौधे के ऊपर, और ऊपर से राख का छिड़काव कर दो, ताकि उसके ऊपर जो राख जम जाए, लग जाए, तो इससे क्या, वो कीड़ा मर जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि केमिकल्स अंदर तो नहीं जाएंगे, कीड़ा मर गया, और जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट जो खराब कर रहा था फसल को, उसकी डेथ हो गई है, लेकिन अंदर जो है वो ऑर्गेनिक रह गया। इसी तरह से जो पालक है उसको भी इसी तरह से प्रोक्योर किया जाता है। आपको पता होगा लस्सी, जानते होंगे सभी लोग, जो कर्ड से पहले जो दूध होता है, दूध को कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, कर्ड से फिर क्या बनता है, बटर अलग निकाल लिया जाता है, लस्सी अलग निकाली जाती है। तो कई पौधों में क्या होता है, उनकी मतलब कि उनके जड़ों में लस्सी डाल दी जाती है, ताकि उनके मतलब जड़ों में कीड़ा ना लगे। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स अपनाए जाते हैं जो कि बिल्कुल सस्ते भी हैं। अब भाई जो किसान है उसके घर में दूध है, वो बटर बना रहा है, बटर वो खा भी रहा है, बेच भी रहा है, घी बना के बेच रहा है, लस्सी उसके घर में एक्स्ट्रा है, उसके घर में मतलब कुछ ना कुछ राख है, काफी राख है उसके घर में, कोई ना कोई काम चलता रहता है, या फिर उसका चूल्हा ही जो है लकड़ियों से चलता है, लकड़ियां जला रहा है चूल्हे में, तो राख भी है, राख भी घर पे फ्री में मिल गई, लस्सी भी फ्री में मिल गई। तो ये दूसरी जो है कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का यूज क्यों करेगा? और दूसरा जो इसकी फसल है उसका रेट फिर इसको बहुत अच्छा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के टाइम में डिमांड में है। जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, जैविक खेती कर रहा है, वो बहुत जल्द जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। Efforts in involving technologies which are eco-friendly are essentials for sustainable development, and one such technology which is eco-friendly is organic farming. इको फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो गई और एफर्ट्स भी इसमें कम लगते हैं। Organic agriculture is a whole system of farming that restore, maintenance and enhance ecological balance। तो भाई सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के कारण ही जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो फिर से वापस आ सकता है, वो मेंटेन हो पाएगा, वो रिस्टोर हो पाएगा। बाकी सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं कि HYV सीड्स आने से के कारण जो है कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट्स हो जाते हैं, लेकिन जो ये दूसरी चीजें हैं ये कम जो है खर्च में जो है, मैंने आपको बता दिया, जैसे राख गांव में ऐसे मिल जाती है, लस्सी गांव में मिल जाती है, तो ये चीपर, ये सस्ते हैं और गुड रिटर्न मिलती है थोड़े इन्वेस्टमेंट के तहत। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा इसमें है। और इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी वैल्यू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत है। आपको शायद काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। तो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जो चंडीगढ़ के लोग हैं, अच्छी इनकम वाले, आपको पता है चंडीगढ़ बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, उसमें इनकम अच्छी है लोगों की, लोग डिमांड करते हैं जाके मार्केट में कि हमें ऑर्गेनिक फ्रूट्स लाके दो, ऑर्गेनिक हमें जो है वेजिटेबल्स चाहिए। तो अब क्या हो गया, जो आसपास के गांव है पंजाब के, मोहाली के अंदर, आपको पता है चंडीगढ़ के साथ क्या लगता है, मोहाली लगता है, पता होगा काफी लोगों को, काफी स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगा। मोहाली है, इसके अलावा आसपास जो है पंचकुला है, पंचकुला के जो गांव है, तो जो गांव में किसान है वो क्या करते हैं, उगाते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं और डायरेक्ट जाके सेल करते हैं, डोर टू डोर। मतलब कुछ लोगों ने पहले उनको बोल रखा है कि आप उगाइए और सीधा आके हमें सेल कीजिए, जो भी आपका प्राइस है हम आपको देंगे। तो मतलब किसान को उगा के सीधा उनके घर पे जाके डिलीवर कर देता है और उसको जो है उसका इनकम मिल जाती है। इसी तरह से अब आपको पता है अमूल, मदर डेयरीज, ये पैकेट वाला दूध आता है, सबको पता है कि भाई पैकेट वाला दूध पीने से कभी बॉडी नहीं बनती, सुना होगा आपने। और हरियाणा पंजाब के लोगों को तो वैसे भी पता है कि भाई पैकेट वाला दूध पीने से कभी सेहत नहीं बनती है। तो जो मोहाली के या पंचकुला के किसान हैं, वो उन्होंने स्पेशल सुबह वो आएंगे, अपना जो है उनका मिनी ट्रक होता है, तो मिनी ट्रक पे वो आते हैं, उनको पता है कि ये 10 घर हैं या एक सेक्टर में 20 हाउसेज हैं, इन्होंने पक्का जो है मिल्क लगा रखा है कि ठीक है आप हमें 2 लीटर या 5 लीटर 4 लीटर जो भी है वो प्योर एंड फ्रेश मिल्क प्रोवाइड करवाओगे। तो कहीं ना कहीं गांव से डायरेक्ट जो है वहां पे आके सेल करके जा रहे हैं। अब ये जो है, आपको पता होगा, जो मदर डेयरी है, अमूल है, वीटा है, वीरका है, ये सारी ये कंपनीज है कि आप पहले दूध लेके आती हैं,
2 दिन पुराना हो सकता है, 3 दिन पुराना हो सकता है, उसको साफ करके पैकेट में डाल के दे देती हैं। एक फ्रेश जो है बफेलो के डायरेक्ट बफेलो से लाकर जो दिया जाता है, इसमें जो चीज़ होती है वो पैकेट वाले जो है मिल्क में नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आप समझते हैं, जो गाँव से संबंधित लोग हैं या शहर वाले बच्चे भी ये समझते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग सीधे ही शहर में पैदा हो गए, कहीं न कहीं आपने अपने बाप से, दादा से ये चीज़ें सुनी होगी। और आजकल तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी बहुत चल रहे हैं और यूट्यूब एक अवेयरनेस का अच्छा माध्यम है, अगर आप यूट्यूब को सही तरह से, सही मायने में यूज़ करते हो तो। तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई आपको, अच्छे से आप समझ गए हैं रूरल डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है। मैंने आपको मैक्सिमम एग्जांपल्स जो है, मैक्सिमम एग्जांपल्स कहाँ से दिए हैं? डेली लाइफ से। और जब आप डेली लाइफ की चीज़ें लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट मतलब चीज़ों को ऑन ग्राउंड समझता है, इसने जो है चीज़ों को देखा हुआ है। एक मैं आपको और कहानी छोटी-सी सुना देता हूँ। RAS राजस्थान सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का इंटरव्यू था। एक गर्ल चाइल्ड, मतलब काफ़ी अच्छी लड़की मानेंगे कि जो भाई प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू तक पहुंच गई, तो भाई पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार लड़की है, नॉलेजेबल लड़की है, लेकिन उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल जीरो। उसने चीजें किताबों से पढ़ी, किताबों से पढ़ के क्या कर लिया, याद कर लिया। तो अगर एग्जाम जो वहां पर इंटरव्यूअर बैठा होता है वो आपकी शक्ल देख के कई चीजें जज कर लेता है। और उस इंटरव्यू पैनल बोर्ड में 4 या 5 मेंबर होते हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसमें से 3-4 तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, एक आपकी जो है सारी एक्टिविटीज को नोट कर रहा होता है कि भाई ये जो एक्सप्रेशन कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें आपकी नोट कर रहा होता है। तो जो जो क्वेश्चनर थे, एग्जामिनर थे, वो इंटरव्यूअर थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे लड़की से, लड़की ने आंसर दिए। तो ये जो एक बंदा बैठा था, इसने लड़की को पूछा कि जो रेड चिल्ली है, रेड चिल्ली जो है आज के टाइम में रेड चिल्ली 80 रुपीज पर केजी है। जो लाल मिर्ची है 80 रुपए पर केजी है, या रेड चिली पाउडर वो काफी महंगा है। और दूसरी तरफ जो ग्रीन चिल्ली है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रीन चिल्ली 20 रुपए 30 रुपए पर केजी है। तो किसानों की आय को दुगना करने के लिए, फार्मर्स की आय को डबल करने के लिए, किसान ग्रीन चिल्ली क्यों नहीं उगाते, किसान रेड चिल्ली क्यों नहीं उगाते, ग्रीन चिल्ली क्यों उगाते हैं? अब गर्ल को नहीं पता था कि रेड चिल्ली कौन सी है, ग्रीन चिल्ली क्या डिफरेंस है। देन द गर्ल रिप्लाइड, उस लड़की ने कहा कि सर, लोगों में, किसानों में अवेयरनेस की कमी है। उनको नहीं पता कि मार्केट में रेड चिल्ली की वैल्यू ज्यादा है। अगर उनको अवेयर किया जाए तो वो रेड चिल्ली लगाएंगे, ना कि ग्रीन चिल्ली लगाएंगे। अब भाई इंटरव्यू के जो मेंबर्स थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और स्माइल किया, लड़की को बाहर भेज दिया। अब मतलब उसको कुछ आगे बताया नहीं बताया, सर्विसेज में वो सिलेक्शन नहीं ले पाई क्योंकि उसके पास जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो उसकी जीरो नॉलेज थी। अब उसको जब नॉलेज का पता ही नहीं, तो ऑफिस में बैठ के आप कैसे बनाओगे पॉलिसी, जब आपको किसानों की एक्चुअल प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं है। अब आप समझते हैं कि पहले ग्रीन चिली होती है, ग्रीन चिली फिर उसको मतलब कि तोड़ के सुखाया जाता है। 10 किलोग्राम ग्रीन चिली से सिर्फ और सिर्फ आप मान सकिए 4 से 5 किलोग्राम जो रेड चिली बनती है, तभी इसका रेट बढ़ जाता है। सूख के भाई रेड ग्रीन चिली जब सूख सूख के फिर ही ग्रीन चिली सूख सूख के रेड चिली बनती है, तभी यहाँ पर लाल मिर्चों का रेट ज्यादा होता है। उसके बाद उसका पाउडर बनाया जाता है और मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस लड़की के पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, तो उसको मतलब कि उन्होंने देखा कि इस वैल्यू में, इस लाइन में नहीं है नॉलेज, तो और भी कई चीजों में नहीं होगी। और भी क्वेश्चंस कई पूछे जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से थे, तो उस लड़की को नहीं आंसर आ रहे थे। तो भाई उस वैल्यू को, उस नॉलेज का क्या फायदा जो सिर्फ और सिर्फ बुकिश हो। एग्जामिनर को या फिर जो आजकल ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की जरूरत नहीं है हमारे समाज को, जो कि सिर्फ किताबें पढ़ के जो है जानते हो कि ठीक है, हैशटैग इंस्टाग्राम पे डाल दें कि हम लोग गरीबी दूर कर रहे हैं। एक्चुअल में उनको पता ही नहीं कि गरीबी है कहाँ पे, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। हैशटैग पॉवर्टी करने से गरीबी दूर नहीं होगी, ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स का पता होगा। जैसे मैंने आपको एक एक चीज, मैं मैक्सिमम चीजें जो है डेली लाइफ से आपको एग्जांपल्स के साथ क्या करता हूँ कि सारी चीजें आपके साथ उसके साथ जोड़ दी जाएं, अच्छे से करवा दी जाएं, ताकि आपको याद रहे। और जब आप आंसर लिखने बैठे तो मैक्सिमम जो है आंसर्स या मैक्सिमम जो एग्जांपल्स है डेली लाइफ से दे, ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि ये बच्चा रिलेट करता है चीजों को। जब ये न्यूज़पेपर पढ़ता है तो चीजों को रिलेट करता है। और न्यूज़पेपर पढ़ना कब स्टार्ट करना है, अब ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर का नाम ले लिया है। तो भाई पहले सारा सिलेबस पूरा कर लो, जब आप समझने की कंडीशन में होंगे तभी न्यूज़पेपर स्टार्ट करेंगे। हाँ, वैसे थोड़ा पढ़ लो। अ, जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करते जो लोग, वो भी तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वो जिस तरह से पढ़ते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है,
अपडेट रखो अपने आप को चीजों के साथ, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। लेकिन करंट अफेयर, जो स्पेसिफिक करंट अफेयर के मामले में न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, तो वो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से किसी दिन वैसे सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो पहले सारा सिलेबस कवर करो, चीजों को समझो, चीजों का आपस में रिलेशन क्या है, चीजों का दूसरी चीज के साथ रिलेशन क्या है, पॉवर्टी का डेवलपमेंट के साथ क्या रिलेशन है, फूड सिक्योरिटी का ग्रोथ के साथ, डेवलपमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इन दोनों चीजों का रूरल डेवलपमेंट के साथ क्या रिलेशन है, कैसे ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ चलती हैं, क्या चीजें एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें जीडीपी में किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर रही है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोडक्ट कहाँ से मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, टर्शरी सेक्टर क्या कहाँ पे काम कर रहा है, ये सारी चीजें आप लोग पीछे देख चुके हैं सारे। ये सारी चीजें आप लोग पिछले जो है कुछ लेक्चर्स में देख चुके हैं और आपको याद भी हो चुकी होंगी। तो अब उनको रिवीजन करना शुरू कर दो बच्चों। रिवाइज करना, जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना आप ही का बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट नहीं है जब आप रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करो, चीजें समझ आएंगी, अच्छा आंसर भी आप लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हमारा जो है पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये लेक्चर 2 पार्ट के अंदर हो गया है। पहला पार्ट जो हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है, दूसरा पार्ट जो है अब हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ग्रोथ ऑफ द रूरल इकोनॉमी डिपेंड प्राइमरली ऑन द, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास मुख्यतः किस चीज पर निर्भर करता है? इन्वेस्टिंग कैपिटल, रेनफॉल, फार्म एक्टिविटीज। तो जो ग्रामीण आप समझिए कि रूरल इकोनॉमी है वो किस चीज पे चलती है भाई? इन्वेस्ट सॉरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास मुख्यतः निर्भर करता है किस चीज पे? इन्वेस्टमेंट पे, निवेश करने पे। भाई सिर्फ फार्म एक्टिविटीज जो है गांव की इकोनॉमी नहीं चलेगी। इन्वेस्टिंग कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो ह्यूमंस के अंदर इन्वेस्ट की जाए, चाहे वो लैंड के ऊपर की जाए, चाहे वो फार्म एक्टिविटीज के ऊपर की जाए। तो जब आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, पूंजी निवेश करेंगे, तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसका विकास हो पाएगा। समझ आया? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल चीज है लेकिन कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको याद कर लो। दूसरा देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि नाबार्ड है, वाज सेटअप इन द। तो भाई नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 के अंदर, मैंने आपको बताया है, आपको याद भी होगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। द क्रेडिट गिवन बाय SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज रेफर्ड टू एज, समय सहायता समूह द्वारा दिए गए क्रेडिट को क्या कहा जाता है? मैक्रो, माइक्रो, नैनो या फिर एक्स्ट्रा? तो भाई जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये जो क्रेडिट देते हैं इसको बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो क्रेडिट कहा जाता है। राइट आंसर बी। सिंपल सा है, याद कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं याद है तो याद कर रख लेना इसको। वैसे आपकी जो ऊपर लिखा हुआ है सारी चीजें, ये आपकी थ्योरी में जो सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार पहले ये जो पीडीएफ है, ये पूरी पीडीएफ रीड आउट कर लो, पूरे चैप्टर को, रूरल डेवलपमेंट चैप्टर को रीड आउट कर लो। उसके बाद ये जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेना। तो इससे क्या है, बेटर हो जाएगा आपके लिए थोड़ा। बट फिर अगर आपने ये पीडीएफ नहीं है आपके पास, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। अगर इसकी हार्ड कॉपीज मंगवाना चाहें तो इसकी हार्ड कॉपीज आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। अंडर जन धन योजना द अकाउंट होल्डर हैज टू, भाई जन धन योजना के अंदर मेंटेन ए मिनिमम बैलेंस ऑफ 1000। भाई जनधन योजना के अंदर मिनिमम बैलेंस 0 है, कुछ भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो डज नॉट हैव टू मेंटेन ए मिनिमम बैलेंस, राइट आंसर है डी। जनधन योजना के तहत खाता धारक को न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एग्रीकल्चर मार्केटिंग? भाई निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विपणन के अंतर्गत आता है? क्या कृषि विपणन के अंतर्गत आता है? असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर मार्केटिंग के तहत ये सारे काम होते हैं, राइट आंसर डी उपरोक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर एम्ड एट प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट टू द पुअर? निम्नलिखित में से कौन सा साधन गरीबों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है? मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भाई अगर उनके पास फूड स्टॉक होगा तभी वो गरीबों को सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड करवा पाएंगे, तो पहला ठीक है। दूसरा देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू पीडीएस सिस्टम।
तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ही चीज़ों को उनमें वितरित किया जाएगा, उनमें जो है बाँटा जाएगा। तो दूसरा भी ठीक है, राइट आंसर है सी। ए एंड बी दोनों इसमें जो है बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हडपसर मंडी, हडपसर मंडी जो है कहाँ पे स्थित है? हम पढ़ के आए थे, पुणे के अंदर है। राइट आंसर पुणे। अब आप मुझे बताइए कि अपनी मंडी किस किस राज्य में, अपनी मंडी के नाम से किस किस राज्य में मंडियां चलती हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स कि अपनी मंडी जो है कहाँ कहाँ पे चल रही है। और अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चंस देख रहा है तो वो चाहे तो हमारी एप्लीकेशन स्टडी मास्टर ऑफिशियल जो है हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये पूरे जो इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज चल रहा है वो भी देख सकता है। कुछ फीस पे करके इकोनॉमी की पूरी लेक्चर सीरीज जो है अवेल कर सकता है, इस कोर्स में इनरोल हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन इज नेसेसरी बिकॉज, विविधीकरण आवश्यक है क्योंकि इट रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, इसलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है करनी कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो हम दूसरे सेक्टर से है कुछ ना कुछ सर्वाइव जरूर कर जाएं, चाहे कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सके, इसलिए विविधीकरण जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following is the dynamic subsector of the non-farm activities? निम्नलिखित में से कौन सा गैर कृषि गतिविधियों का गतिशील उप क्षेत्र है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स जो कि सब सेक्टर से जो है तीनों ही हैं, फार्म एक्टिविटीज के अलावा ये जो है नॉन फार्म एक्टिविटीज में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आती है, लेदर इंडस्ट्री जो कि चमड़ा इंडस्ट्री कहते हैं इसको, टूरिज्म इंडस्ट्री एंड ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है? डी। मैंने आपको बताया था जब रोजगार की बात की थी, टेरिशरी सेक्टर में जो टूरिज्म सर्विसेज से, टूरिज्म से नियर अबाउट 35 लाख जॉब्स, नई एम्प्लॉयमेंट जो इससे जनरेट हो सकती है टूरिज्म से। तो आप देख सकते हो कि कितना इसके अंदर पोटेंशियल है टूरिज्म, मतलब एम्प्लॉयमेंट के अंदर या टूरिज्म एक्टिविटीज के अंदर। तो इसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, कुछ पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, कुछ स्कीम्स लेके आनी पड़ेंगी, और सबसे बड़ी चीज क्या है? अवेयरनेस, प्रोग्राम्स जो है चलाने पड़ेंगे। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? मिल्क प्रोडक्शन से। राइट आंसर इज दूध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मछली उत्पादक राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट? वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। डियर स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल समुद्र को लगता है तो वेस्ट बंगाल में ही मछली उत्पादन ज्यादा होगा। राइट आंसर इज ए, वेस्ट बंगाल। 11th का राइट आंसर क्या है? ए। जिस तरह से एक छोटे बच्चे से, एक सरदार छोटे बच्चे से क्या पूछा गया कि सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पे गिरती है? अब छोटा बच्चा है, बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा प्यारा बच्चा है, तो उसने कहा कि सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? तो शराब के गिलास में। क्योंकि उसने जो देखा है उसने वही सीखा, उसको वही पता है कि सबसे ज्यादा बर्फ जो है शराब के गिलास में गिरती है, क्योंकि वो प्यारा सा मासूम बच्चा है, उसने जो देखा उसने वही बोल दिया। अब उसको नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरती है या फिर शिमला में बर्फ गिरती है, मसूरी में बर्फ गिरती है, उसको नहीं पता। तो वैसे जस्ट बताने के लिए था कि बच्चों को जो सिखाया जाता है वही, जो बच्चे देखते हैं वही बच्चे सीखते हैं। जैविक रूप से उगाए गए भोजन में, तो ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैज हाई कंटेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, भाई फर्टिलाइजर बहुत कम होते हैं, तो ये गलत हो गया। लो कैलोरिफिक वैल्यू, नहीं कैलोरिफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है उनकी। फ्यूअर डिमांड इन द मार्केट, मार्केट में आज के टाइम में बहुत हाई डिमांड है। जिन लोगों की जेब में पैसा है, अच्छी खासी उनके पास वेल्थ है, जिनके पास वेल्थ है वो अपनी हेल्थ की तरफ पूरा ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ के लिए वो 200 रुपए किलो भी चीज खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैज हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, उच्च पोषण मूल्य। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाई इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जो है, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों निर्धारित किया जाता है? क्यों करती है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का पहले निर्धारण? फॉर गवर्नमेंट्स ओन प्रॉफिट, सरकार के अपने लाभ के लिए? इसमें सरकार का कोई लाभ नहीं है।
फॉर कंज्यूमर बेनिफिट, इसमें कंज्यूमर का भी कोई बेनिफिट नहीं है। फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ द फार्मर, इसमें भाई फार्मर का भी कोई, एक मिनट रुकिए रुकिए, कुछ गड़बड़ हुई यहाँ से। फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ द फार्मर्स, तो फार्मर्स का जो है प्रॉफिट फिक्स इसमें किया जाता है। फॉर द टैक्स बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्स भी नहीं। इसमें क्या है, एक और चीज थोड़ा सा ना ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका सी है। किसानों को बढ़ते लाभ के लिए या किसानों का लाभ बढ़ाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है निर्धारित किया जाता है। लेकिन एमएसपी में कहीं ना ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसानों के प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया जाए। इनडायरेक्ट जो है एमएसपी से किसानों को प्रॉफिट होता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर जो है मोस्ट एक्यूरेट आंसर चूज करना होता है। अब इस टाइम पे इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ फार्मर बन रहा है, और कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा है। और लास्ट मैंने एक क्वेश्चन करवाया था पिछले किसी एक या दो लेक्चर्स में, मेरे को ध्यान नहीं है लेक्चर कौन सा है, उसमें मैंने करवाया था कि जो एमएसपी है वो किसानों को प्रॉफिट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसमें जो हमने कट किया था, क्योंकि एमएसपी से किसानों को प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन एमएसपी से किसानों का जो नुकसान है, जो उनको लॉस होना होता है, उस लॉस से वो बच जाते हैं। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों का लॉस रोकने के लिए दिया जाता है, ना कि किसानों के प्रॉफिट के लिए। कहीं और अगर किसी का लॉस होने से बचा लो तो कहीं ना कहीं उसको क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन ये वर्डिंग कहीं पे नहीं लिखी हुई कि एमएसपी से किसानों को प्रॉफिट मिलता है, या एमएसपी का जो एमएसपी डिसाइड ही सरकार इसलिए करती है कि उससे मतलब कि किसानों का जो है प्रॉफिट बढ़े। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए उस वहां पे हमने जो है कट किया था, गलत किया था ऑप्शन, और यहाँ पे ठीक कर रहे हैं। क्योंकि किसान जो है किसानों का लॉस होने से बचा लेती है सरकार एमएसपी से। किसानों को कहती है सरकार कि आप लोग जो है फसल को उगाइए, अगर कोई और नहीं खरीदेगा तो मिनिमम इतने प्राइस पे सरकार आपसे जरूर खरीदेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसलिए इसका आंसर सी है। तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि कई बार स्टूडेंट को अगर पिछला क्वेश्चन याद हो, पहली बात तो इतना ध्यान से कोई देख नहीं रहा होगा, अगर देख रहा होगा उसको क्वेश्चन याद होगा तो उसके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और अगर आप ध्यान से नहीं भी देख रहे हैं तो मेरी जिम्मेवारी है, आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं, आप मुझे पैसा दे रहे हैं, मुझे पे कर रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि अगर आपको नहीं भी ध्यान तो भी मैं आपका ध्यान करवाऊं कि पीछे हमने इस चीज को गलत किया था और अब हम इसको इस चीज को सही कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, याद करवाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का संस्थागत संस्थागत स्रोत है, कौन सा है। मनी लेंडर, मनी लेंडर नहीं है भाई। मनी लेंडर तो लूटते हैं, शाहूकार तो अपनी मर्जी से ब्याज लगाते हैं, अपनी मर्जी से ये सारी जो कंडीशंस है डिसाइड करते हैं। रिलेटिव्स, भाई रिलेटिव से एक बार पैसे उधार ले लो, रिलेटिव बुलाना छोड़ देते हैं। मतलब आजकल एक बहुत ज्यादा जोक चल रहा है कि भाई कोई चाहे दोस्त हो, कोई फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो, वो एक बार किसी तरह से भाई किसी की अच्छी रोटी ये बन रही है, अच्छा कमा रहा है, तो वो अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को पैसा दे देता है कि ठीक है इसको जरूरत है मैं दे देता हूँ। लेकिन इसने तो पैसा ले लिया, अब ये वापस देने का नाम नहीं ले रहा, तो मतलब अपने ही पैसे लेने के लिए खुद को इतने झूठ बोलने पड़ते हैं कि कोई उसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई हद नहीं होती। और ये आज के टाइम में हार्श रियलिटी है, ये कड़वा सच है ये, कि लोग पैसे लेके फिर भूल जाते हैं, लोग भुलाना छोड़ देते हैं यार। तो रिलेटिव्स नहीं, ये कोई संस्थागत स्रोत नहीं है, ट्रेडर्स ये भी नहीं है। हाँ कमर्शियल बैंक जो कि जो है वाणिज्यिक बैंक, ये जो है ये संस्थागत स्रोत है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स है कौन से, क्रेडिट के। आगे देखिए, द नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग अराइज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, तो भाई जैविक खेती की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न होती है। इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बिल्कुल ठीक है। इट सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, ये मिट्टी के उर्वरता को बनाए रखता है, जब केमिकल्स का यूज या तो मिनिमम हो गया या बिल्कुल बंद हो गया तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी। इट इज गुड फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो मैंने आपको बताया है कि किसान डायरेक्ट जो है गांव से उगा के चीजें शहर में, बड़े बड़े शहरों में बेचने के लिए जाते हैं, और डायरेक्ट उनकी जो है डोर टू डोर सेल हो जाती है, उनको कहीं पे वेट नहीं करना पड़ता। घर घर जाके उनको पता है कि ये 10 घर हैं मेरे पास, इनका जो है पहले ही उनको बताया जाता है कि भाई हमें 1 किलो ये चाहिए, 2 किलो ये चाहिए, उनका फिक्स रहता है घरों का। या जैसे 4 लीटर दूध चाहिए तो फिक्स रहता है, किसान आएंगे उनके घरों के मतलब कि वो देंगे, और अपना मंथ के मंथ हिसाब कर लेंगे। तो ये फिक्स्ड इनकम किसानों की भी हो गई, और इनको जो है अच्छी क्वालिटी की चीजें मिल गई, अच्छी क्वालिटी का फूड मिल गया।
तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अच्छे से आप समझ गए चीजों को। ये लेवल 1 क्वेश्चन थे जो कि बेसिक या मॉडरेट आप कह सकते हैं। अब हम चलते हैं लेवल 2 क्वेश्चंस की तरफ। लेवल 2 के अंदर थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस हैं। इसमें स्टेटमेंट्स हैं, तो अगर एक स्टेटमेंट भी आपको नहीं आती तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, और कई बार एक स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही आती हो तो पूरा क्वेश्चन ठीक हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशंस है, ये 50-50 का चांस होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। रूरल डेवलपमेंट फोकस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी। तो ग्रामीण विकास उन क्षेत्रों के विकास के लिए कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में पिछड़े रह जाते हैं। तो ग्रामीण विकास तभी होगा जब सबका विकास होगा। जो कुछ ऐसे एरियाज हैं गांव में जो कि पीछे रह गए हैं, तो उनके विकास की तरफ ध्यान देना रूरल डेवलपमेंट का जो एक हिस्सा है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। दूसरा देखिए, लैंड रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। तो लैंड रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। बिल्कुल ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए चीजों को याद रखने की, और मैक्सिमम कोशिश कीजिए चीजों को रिवाइज करने की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ग्रोथ ऑफ द रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास मुख्य रूप से समय समय पर पूंजी के प्रवाह पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है हमारा। हम पहले भी मतलब कि जब थ्योरी पढ़ रहे थे, थ्योरी में भी पढ़ा हम लोगों ने, इससे पहले भी क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है ये चीज, तो ये ठीक है। दूसरा देखिए, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट was set up in 1982 as an apex body to coordinate the activities of all institutions involved in the urban financing system। भाई इसमें क्या लिख दिया इसने? शहरी। तो मैंने क्या कहा था कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका नाम में ही ग्रामीण है, तो वो शहर के बारे में सोच ही नहीं सकता, शहर के बारे में ये काम नहीं करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? राइट आंसर होगा ए। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। अगर ध्यान से नहीं पढ़ते तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ सकते थे इस क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव इमर्ज टू फिल द गैप इन फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। तो समय सहायता समूह औपचारिक क्रेडिट प्रणाली में अंतर को भरने के लिए उभरे हैं। तो बिल्कुल ठीक है भाई, जहां पर इंस्टीट्यूशंस जो है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस नहीं पहुंच पाते, वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत उनको जो है क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं। माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन प्रोवाइड करता है तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो क्रेडिट। तो इस चीज को याद रखिएगा। द SHGs promote thrift in a small proportion by a minimum contribution from each member। द SHG प्रत्येक सदस्य से न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में मितव्ययता को बढ़ावा देता है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सभी मेंबर्स करते हैं। द SHGs हैव हेल्प्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 54 लाख के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं इस टाइम पे भारत में, जिसके अंदर की 6 करोड़ वुमेन्स, 6 करोड़ वुमेन्स उसके मेंबर्स हैं। तो बिल्कुल एम्पावर कर रहा है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स पर विचार करते हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश भर में विभिन्न कृषि जिनसों का संयोजन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और वितरण शामिल है। तो ये बिल्कुल एग्रीकल्चर मार्केटिंग की ये एक व्यवस्था है, ये बिल्कुल ठीक है। ये इस प्रोसेस के अंदर एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। दूसरा देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एट ए सब्सिडाइज्ड रेट टू द पुअर। MSP किसानों के लिए होता है, फार्मर्स के लिए होता है। इसमें ये पुअर्स, ये सब्सिडी, ये चीजें कहां से आ गई? तो ये तो है ही नहीं। तो ये यहाँ पे गलत है। फर्स्ट ठीक है,
तो राइट आंसर है इसमें ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स शिफ्टिंग ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विविधीकरण में कार्यबल को कृषि से अन्य संबंध गतिविधियों में स्थानांतरित करना शामिल है। बिल्कुल, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर जो एग्रीकल्चर पे वर्कफोर्स डिपेंड है उसको कम करना, उसकी डिपेंडेंसी को कम करना, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस टू द रूरल पीपल। तो जो विविधीकरण प्रक्रिया है वो ग्रामीण लोगों को उत्पादक स्थायी आजीविका का विकल्प प्रदान करती है, कि जो एग्रीकल्चर के साथ साथ वो दूसरी एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करके जो है जो अपने लिए रोजगार अर्जित कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अर्जित कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या है, सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाइवस्टॉक्स प्रोडक्शन प्रोवाइड इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी इन इनकम एंड फूड सिक्योरिटी। पशुधन उत्पाद आय और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि की स्थिति प्रदान करता है। तो पशुधन रखने से क्या होता है कि खाद्य सुरक्षा में, तो खाद्य सुरक्षा में तो पशुधन रखने से कुछ नहीं होगा, तो ये गलत है। हाँ, इनकम हो सकती है लेकिन फूड सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी। मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज इनकर्ड ड्यू टू ऑपरेशन रेन। तो मिल्क प्रोडक्शन जो की है कंट्री में इंक्रीज हुआ ऑपरेशन रेन के कारण नहीं, किसके कारण हुआ था ये, ऑपरेशन फ्लड के कारण। दूसरा यहाँ पर गलत हो गया, जिसमें दो है वो हम हटा देते हैं, सॉरी ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, दो को हटा दो तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर एक एंड तीन रहेगा, एक एंड तीन। द टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर द 0.9% ऑफ द टोटल जीडीपी। लाइवस्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी इन इनकम एंड फूड सिक्योरिटी। किस तरह से, कि किसान क्या जो जिनके पास लैंड नहीं है, मान लीजिए भूमि नहीं है, तो वो अगर उसके पास भैंस है, गाय है, तो ये इनका दूध बेचकर जो है पैसा कमा सकते हैं और उस पैसे से जो है खाना खरीद सकते हैं। और कुछ लोग डायरेक्ट मीट कंज्यूम करते हैं, मीट कंज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन भैंस और गाय का जो है मीट भारत में बहुत कम खाया जाता है। ये जो है दुधारू पशु माने जाते हैं इसको। और आपको पता है एंशियंट टाइम में तो गाय को माता का जो दर्जा दिया गया था गाय को, तो आपने एंशियंट हिस्ट्री में सारी चीजें पढ़ी होंगी, रिवीजन कर लीजिएगा जाके। गाय को एघना कहा गया था, जिसको मारा नहीं जा सकता, गाय को मारा नहीं जा सकता, ये एंशियंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। एघना वर्ड यूज किया गया उसके लिए, और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका एक मिनट, ये क्लेरिफिकेशन नहीं दे पाए हम इसकी पूरी। हाँ, इसमें जो है फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है, थर्ड ठीक है, तो राइट आंसर इसमें एक और तीन, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केरल एंड गुजरात आर द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। गुजरात में तो तेल नहीं उगता। गुजरात के बारे में श्योर है, केरल का में मान लीजिए नहीं भी पता, तो गुजरात में जो है मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है। केरल में हमें पता है मसाले उगते हैं, तो ये भी गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। द हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स नियरली वन थर्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड 6% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया। हॉर्टिकल्चर जो है 6%, और जो एग्रीकल्चर आउटपुट है उसका 1/3। एग्जामिनर यहाँ पर 1/3 की जगह हाफ लिख सकता है, 1/2, 1/4 लिख सकता है, तो यहाँ 1/3 एग्रीकल्चर आउटपुट का और जीडीपी का 6% हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूट जीडीपी में कर रहा है, तो ये ठीक है दूसरा ऑप्शन, राइट आंसर है बी। उसके बाद आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा ठीक है, पहला गलत है, तो राइट आंसर है बी। आठवां क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज ए whole system of farming that restores, maintains and enhance the ecological balance।
तो जैविक कृषि खेती की एक पूरी प्रणाली है जो पारिस्थितिकी संतुलन को पुनर्स्थापित बनाए रखती है और बढ़ाती है। तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है हमारा। हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से या ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होता है, रीस्टोर, मेंटेन एंड इनहांस क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस इससे बढ़ता है, ठीक होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, रिकवर होती है, रीगेन होती है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफर्स ए मीन्स टू सब्स्टिट्यूट costlier agriculture inputs with locally produced organic inputs that are cheaper। बताया था मैंने आपको कि जो राख या फिर जो लस्सी का प्रयोग किया जाता है, एंड देयर बाय जनरेटेड गुड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो जैविक कृषि स्थानीय रूप से उत्पादित जैविक आदानों के साथ महंगे कृषि आदानों को प्रतिस्थापित करने का एक साधन प्रदान करती है जो सस्ते और इस तरह के निवेश पर अच्छी रिटर्न देते हैं। तो पहले दो ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर डज नॉट जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स एज देयर इज लेस डिमांड ऑफ ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स। तो ये गलत है क्योंकि जो ऑर्गेनिकली जो ग्रोन क्रॉप्स है उनकी डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड है। इसमें जो है तीनों, सॉरी दो पहले ठीक है, पहला और दूसरा ठीक है, तो राइट आंसर है इसमें ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो लेवल 3 है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाबार्ड इज एन अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है जिसका गठन निम्नलिखित के लिए किया गया था। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, गलत है, ट्रेड और इंडस्ट्री कहाँ से आ गया। ग्रोथ ऑफ रूरल बैंकिंग, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज, इसमें राइट आंसर क्या है। इसके नाम में एग्रीकल्चर एंड रूरल आ गया, रूरल डेवलपमेंट, तो उसका काम भी क्या होगा, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की वृद्धि। तो ये नाबार्ड है जिसकी स्थापना 1982 के अंदर की गई थी। ये तो थे हमारा पूरा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे मेंस में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूरल डेवलपमेंट एंड प्लीज सजेस्ट सम मेजर्स टू इंक्रीज रूरल डेवलपमेंट। तो आप बता सकते हो कि रूरल डेवलपमेंट किस तरह से ग्रामीण विकास के अंदर बढ़ोतरी की जा सकती है, कौन कौन से चेंजेस किए जा सकते हैं, या फिर सरकार कौन कौन से मेजर्स कर रही है, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आई है। तो रूरल डेवलपमेंट में जो भी आपने पढ़ा है, किसानों की आय की इनकम के लिए दूसरे साधन, डाइवर्सिफिकेशन करना, ये सारी चीजें जितने भी इस चैप्टर में पढ़ी आप लोगों ने, ये मेंस के अंदर आंसर में आपके काम आएंगी। तो इस चीज को, इस थ्योरी को पूरा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये जो पूरी थ्योरी है, अगर आप क्वेश्चन के माध्यम से देख रहे हो तो ये पूरी थ्योरी भी पहले करवाई गई क्वेश्चन से पहले। तो पूरे क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस के साथ में एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनके बाद जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, क्वेश्चंस करने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो। आप पीडीएफ ले सकते हो, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स का एक दो डाउट्स थे, वो डाउट्स ले लेते हैं। पहला डाउट ये था कि सर क्वेश्चन बैंक के अंदर जो 22,000 क्वेश्चंस हैं, क्या वो सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के नहीं है, इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, और चौथा पार्ट जो है इंडिया आफ्टर इंडिया इन द इंडिपेंडेंस। तो मतलब इंडिपेंडेंस किस तरह से ली थी इंडिया में, वो पूरी चीजें। उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी जो है एक ही सब्जेक्ट है पॉलिटी का। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी है। जियोग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। और साइंस को 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया साइंस को, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डे टू डे साइंस, या जिसको जनरल साइंस भी कहा जाता है। तो साइंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टोटल 22,000 क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट के। ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। ये बाइलिंगुअल है, ये हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन हिंदी के अंदर भी है और इंग्लिश के अंदर भी है। तो ये बाइलिंगुअल है। आप लोग जो है 22,000 क्वेश्चन है। इसके बारे में कोई डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हो। सैंपल देखना चाहें क्वेश्चन बैंक का, आप लोग सैंपल भी देख सकते हैं। पेड स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और स्पेशल नोट्स के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो जीके बूस्टर है, जीके या एग्जाम बूस्टर एक बुक है,
ये इंपॉर्टेंट है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर वो ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारा अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दिया होगा, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से नहीं, हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हैं ये लेक्चर, तो वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जीके बूस्टर जो एग्जाम बूस्टर आपने बुक बताई है वो चाहिए हमें, तो उसके बारे में आपको सारी डिटेल जो है मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे प्राइवेट चैनल पे देख रहे हैं, चाहे हमारे जो पब्लिक चैनल है उस पे देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो आप लोग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करो। वहां पे जो है सारी डिटेल, एक्स्ट्रा डिटेल उसमें से डाल दी जाती है, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, चीज़ें आपको ढूंढनी ना पड़े, आपको मिल जाएगी जगह पे। और व्हाट्सएप नंबर तो फिर आपको दिया ही हुआ है, ये तो 24 आवर सर्विसेज है। लेकिन कोशिश कीजिए कि 9 to 5 ही इस व्हाट्सएप नंबर का यूज़ कीजिए। कॉल करनी है तो भी 9 to 5 ही क्या कीजिए। ये नहीं है कि रात को 10 बजे आप मुझे कॉल कर दें, भाई मेरी पर्सनल लाइफ भी तो है। अब सुबह 5 बजे कॉल कर दें, बच्चों आप उठ गए हो जल्दी, मैं क्या पता 5 बजे क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या पता मैं सो ही रहा हूँ। तो मतलब इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि 9 to 5 कॉल कीजिए, कोशिश कीजिए 9 to 5 के बीच में कॉल करने की। और व्हाट्सएप मैसेज किसी टाइम भी आप छोड़ सकते हो, जिस टाइम भी आपका मैसेज सीन होगा, कोई ना कोई हमारा मेंबर जो है, जो हमारा टीममेट है, आपके टच में आ जाएगा। ठीक, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लेक्चर को अच्छे से एंजॉय करना। और चीज़ों को बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपको फायदा है। एक कहावत है पुरानी, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, या फिर जितनी शुगर डालोगे उतना ही मीठा होगा। शुगर डाल लो या फिर जो कि जैगरी या गुड़ डाल लो, वो आपकी इच्छा है। जितना मीठा चाहते हो उतना मीठा ले लीजिए। जितनी मेहनत करोगे, जितनी रिवीजन करोगे, उतना आप ही के लिए आपका बेनिफिट होगा, आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।